नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रोज सुबह 7 बजे हम टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो आपके पास में लेके आते हैं। उस टॉपिक से रिलेटेड जो जो हमारे पास में कन्फ्यूजन होते हैं उन सबको दूर करते हैं। साथ के साथ हम चर्चा करते हैं कि इन फ्यूचर में कहाँ कहाँ पे जो है वो इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको मैं इम्पोर्टेंट लिख के वहीं पे जो है वो क्लियर करवा देता हूँ। और उस टॉपिक को हम जो है वो डायरेक्ट कंटेस्ट करते हैं, इतना अच्छे तरीके से कंप्लीट करते हैं ताकि इन फ्यूचर में उससे रिलेटेड कहीं से भी कोई क्वेश्चन आए, हमारा वो क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं हो सकता है। आज की जो हमारे पास में क्लास है वो दोस्तों 230 नंबर की जो है वो क्लास है, यानी कि अब तक हमने जो है वो काफ़ी अच्छा खासा पड़ाव जो है वो पार कर लिया है। पड़ाव था हमारे पास में, टारगेट था हमारे पास में 365 क्लासेस बनाने का। क्यों? क्योंकि हमने 1 जनवरी 2025 से आपके साथ में एक प्रॉमिस किया था कि रोज सुबह 7 बजे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए जो है वो हम लेके आएंगे। और वो टॉपिक जो है वो हमारे पास में एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बहुत सारे क्वेश्चन उससे निकल के आते हैं, उन्हीं को लेके आएंगे। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए जो है वो टॉपिक को लेके आ जाएं। टॉपिक ऐसा लेके आएंगे जिससे आपका टाइम जो हम ले रहे हैं उसका काफ़ी अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन जो है वो हो सके। और 1 जनवरी से शुरुआत करने के लिए पूरे साल जो हम लेके आएंगे। और हम अब तक इस चीज़ पे खरे उतरे हैं, एक भी दिन हमने जो है वो इस क्लास को मिस नहीं किया है। और अब तक 230 दिन जो है वो हो चुके हैं। इवन इन क्लासों से एक बच्चे ने मुझे मैसेज करके भी कहा कि सर, मैंने कहा था कि मैं पढ़ाई चालू करूंगा 1 जनवरी 2025 से, और मैंने उस चीज़ पे शुरुआत भी कर दी। अब मुझे आपकी क्लास से ये तो पता चल जाता है कि कितने दिन चले गए हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आज हमारे पास में 230 नंबर की क्लास आई, तो ये तो डेफिनेटली हो चुका है कि 230 दिन जो है वो आज हो चुके हैं। इस साल के 230 दिन जो है वो जा चुके हैं। तो हर एक दिन का जो है वो आपको पता रहता है, तो ये भी अच्छी बात है। ठीक है, जानकर बड़ी खुशी होती है कि चलो एक एक दिन की जो है वो आपको अहमियत पता जो है वो चल रही है। तो दोस्तों, हम 365 टॉपिक लेके आएंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक कैसे लेके आते हैं वो चीज आपको पता ही है। ठीक है, और फिक्स टाइमिंग में हमने सुबह 7 बजे रखा था। क्यों रखा था? क्योंकि इससे क्या होता है कि आपको सुबह सुबह जो है वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर पढ़ने को मिल जाता है तो पूरा दिन जो है वो आपके पास में अच्छा जाता है। उसमें हम टॉपिक सेलेक्ट करते हैं, जो हमारे पास में 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो लिस्ट है वहां से सेलेक्ट करते हैं। और साथ के साथ जो बच्चे बताते हैं कि सर ये टॉपिक कंप्लीट करवा दीजिए, उससे भी हम जो है वो लेके आते हैं। आप भी बता सकते हो, बेशक बता सकते हो ऐसा कोई टॉपिक जो आपको बहुत ज्यादा टफ लगता है। मैं चैलेंज करके कह रहा हूं दोस्तों, टीएनसी बुलेट में उसको हम बहुत इजी तरीके से उसको जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो सकता है। ठीक है, चाहे वो आपका माइक्रोबायोलॉजी से हो सकता है, चाहे वो पीडियाट्रिक से हो सकता है, चाहे वो आपका मेडिकल सर्जिकल से हो सकता है, चाहे वो आपका गायनिक से हो सकता है। ठीक है, आप टॉपिक बताइए। हाँ, टॉपिक बताने से पहले मेरे आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि एक बार जो है वो आप ये पता कर लीजिए कि कहीं वो टॉपिक पहले हुआ तो नहीं है। क्या पता वो टॉपिक 10-15 दिन पहले या 1 महीने पहले हुआ हो। तो आपको करना क्या है, जस्ट आपको टॉपिक आपके माइंड में आ चुका है कि ये टॉपिक हमें पढ़ना है, तो सीधा जो है वो टीएनसी के जो है वो यूट्यूब चैनल पे जाइए। टीएनसी की नर्सिंग के बाद में आप सीधा प्लेलिस्ट में जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाने के बाद में आपको टीएनसी बुलेट सीरीज सर्च करना है। उस टीएनसी बुलेट सीरीज में आप देखोगे कि 1 जनवरी से लेके अब तक सारी क्लासेस जो है वो सीक्वेंस से ही डली हुई है। वहां पे आप जाके जो है वो देख सकते हो और वहां पे जो है वो पता लगा सकते हो कि आपको जो टॉपिक चाहिए वो वहां शायद मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता फिर आप कह सकते हो उस टॉपिक को हम जो है वो जरूर लेके आएंगे। आपकी तरफ से मुझे सिर्फ एक ही जो है वो कार्य चाहिए था, वो चाहिए था, फेवर था कि आप जो है वो इनके नोट्स बनाइए। बहुत सारे बच्चे नोट्स बनाते हैं, मुझे जो है वो वीडियो बना के भेजते हैं कि सर इस तरीके से हमने नोट्स बनाए। जो जो गाइडेंस देना होता है वो मैं देता भी हूँ। ठीक है, आप अपने नोट्स बनाइए, भले ही चाहे एक टॉपिक को जो है वो 2 पेनों में बना लीजिए या एक पेपर में फिनिश कर लीजिए, बट कीजिए। उससे क्या होगा दोस्तों कि जब भी आपके एग्जाम आएंगे या आपको कोई भी चीज़ जो है वो पढ़नी पड़ेगी तो आप तुरंत वहां पे जाके पढ़ सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक और लेता हूँ कि एक बच्चे ने जो है बाकायदा बना के भेजा कि शुरू में जो है वो इंडेक्स बना रखी। अब तक जो भी बुलेट सीरीज के टॉपिक हैं इंडेक्स बना के रख रखिए। पहले सीरियल नंबर, देन उसके बाद टॉपिक का नाम, देन उसके बाद पेज नंबर भी। सोचो कल को आपको कोई भी टॉपिक ढूंढना है, सीधा आप वहां पे जाके उस पेज नंबर में देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास पूरी बुकलेट जो है वो तैयार हो जाएगी। तो अच्छी बात है, वो जरूर कीजिएगा, वो आपके लिए बेनिफिशियल है।
अब चलते हैं हम हमारे टॉपिक पे। आज का हमारे पास में टॉपिक है दोस्तों इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी से भी एग्जाम में बहुत सारे जो है वो क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन की बात करें तो इसके इंट्रोडक्शन से लेके देन क्या क्या कोजेज हो सकते हैं, कितने टाइप की इनफर्टिलिटी होती है, ठीक है, मेल में क्या क्या कोजेज हो सकते हैं, फीमेल में क्या क्या कोजेज हो सकते हैं, देन उसके बाद किस तरीके से जो है वो आप ट्रीटमेंट करोगे, हर एक लाइन से जो है वो इसमें क्वेश्चन निकल के आते हैं। अच्छी चीज ये है कि डायरेक्ट क्वेश्चन निकल के आते हैं, कोई भी अप्लाइड क्वेश्चन जो है वो निकल के नहीं आता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन में ये बेनिफिट होता है कि अगर आपने एक बार थोड़ा सा ढंग से पढ़ रखी है कोई चीज तो हम उसको तुरंत जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। क्लियर है? तो दोस्तों चलते हैं डेफिनेशन से लेके फिर आगे बढ़ते हैं, पूरी चीज को जो है वो हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास में इनफर्टिलिटी की जो है वो डेफिनेशन क्या है। इनफर्टिलिटी हिंदी में आपको पता ही है नपुंसकता, या हम कहें कि जो पेरेंट्स बच्चे पैदा नहीं कर सकते उसको हम कहते हैं इनफर्टिलिटी, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है उसको हम ले लेते हैं, ठीक है। तो इनफर्टिलिटी की जो है वो एग्जैक्ट डेफिनेशन आ जाती है, इनफर्टिलिटी इज द इनएबिलिटी ऑफ सेक्सुअल एक्टिव नॉन कॉन्ट्रासेप्टिंग couples to achieve pregnancy after 12 months of regular unprotected intercourse। सिंपल डेफिनेशन होगी कि इनफर्टिलिटी जो है वो क्या है दोस्तों, इनफर्टिलिटी जो है वो हमारे पास में इनएबिलिटी ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी है या सेक्सुअल एक्टिव है। इनएबिलिटी सेक्सुअल एक्टिविटी क्या है कि कोई भी पर्सन जो है वो लगातार 12 महीने तक, ठीक है, ये जरूर ध्यान में रखना कि 12 महीने तक जो है वो अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहा है, अनप्रोटेक्टेड जो है वो इंटरकोर्स कर रहा है, ठीक है, बिना कॉन्डम या कोई भी जो है वो आईओडी डिवाइसेस, कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस नहीं ले रहा है, और उसके बाद में 12 मंथ तक रेगुलर जो है वो इंटरकोर्स कर रहा है, उसके बावजूद भी जो है वो कंसीव नहीं कर पा रहे, उसके बावजूद भी जो है वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है वो लेडीज, उसको हम कहते हैं दोस्तों इनफर्टिलिटी। समझ में आएगा? फिर से रिपीट कर रहा हूं, इनफर्टिलिटी जो है वो इनएबिलिटी होता है सेक्सुअल एक्टिविटी का, जिसमें क्या होता है कि नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव कपल्स होते हैं, यानी कि बिना कॉन्ट्रासेप्टिव कपल्स के जो है वो 12 महीने तक लगातार जो है वो साथ में रहते हैं, लगातार जो है वो इंटरकोर्स होता है, उसके बावजूद भी 12 महीने बाद भी जो है वो कंसीव नहीं कर पाते, उसको हम कहते हैं दोस्तों इनफर्टिलिटी, ठीक है। हालांकि और इसकी मॉडिफाइड डेफिनेशन भी आती है, मॉडर्न डेफिनेशन भी है कि अगर मदर जो है वो 35 ईयर्स की एज की हो जाती है, ठीक है, तो फिर उसमें हमारे पास में 6 मंथ आ जाता है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि जैसे जैसे फीमेल की एज बढ़ती है ना तो इनफर्टिलिटी उतनी ही ज्यादा जो हो बढ़ जाती है। मेल का इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन फीमेल का बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए तो कहते हैं कि जितना जल्दी हो सके उतना जो है, जितना जल्दी इन द सेंस कि आपको 20-22 साल 25 साल या 30 साल तक जो है वो आपके 21 साल में या 25 साल में शादी होती है, तो उसके बाद जो है वो 30-35 साल से पहले पहले जो है बच्चे पैदा हो जाने चाहिए, क्योंकि उसके बाद कॉम्प्लिकेशन जो है वो ज्यादा ही आने वाली होती है। आजकल क्या होता है कि मॉडर्न टाइम के जमाने में लोग अपना कैरियर बनाने के चक्कर में जो है वो उस पीक एज को भी निकाल देते हैं। अब देखो भगवान ने जो चीज बनाई है वो उन्होंने ये चीज की सोच के थोड़ी ना बनाई है कि इनको अपना कैरियर बनाना है, उन्होंने तो अपने नेचर के हिसाब से बनाई है। तो इसीलिए जो है वो हम उस चीज को ध्यान में रखते हैं, उस चीज को जो है वो हम क्लियर करते हैं, उस चीज को जो है वो आपको ध्यान में रखना है, उसी तरीके से जो है वो क्लियर करना है। अब देखो इसके टाइप की बात करते हैं तो इनफर्टिलिटी दो तरीके की होती है। पहली होती है प्राइमरी इनफर्टिलिटी और सेकंड आती है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी में क्या होता है, कपल्स हैज नेवर कंसीव्ड, यानी कि कपल जो है वो कभी कंसीव ही नहीं कर पाए, कभी भी जो है वो प्रेग्नेंट ही नहीं हो पाई लेडीज, और कभी बच्चा कंसीव ही नहीं कर पाई, ठीक है। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में क्या होता है कि उन्होंने जो है वो उन्होंने कपल्स ने जो है वो 1-2 बार कंसीव किया है, लेकिन उसके बाद जो है वो डिलीवरी तक नहीं पहुंच पाई, ठीक है। कंसीव तो हुआ है, 1-2 बार कंसीव होने के बाद में जो है वो कोई भी रीजन हो सकता है, अबॉर्शन हो सकता है या और कुछ चीज हो सकती है, तो कंसीव तो किया है लेकिन उसके बाद जो है वो आगे डिलीवरी तक नहीं पहुंच पाए, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। क्लियर हो गया? फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्राइमरी इनफर्टिलिटी में क्या होता है कि कपल्स जो है वो कभी भी जो है वो कंसीव ही नहीं कर पाए, वो होता है प्राइमरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी मोर डेंजर है देन कंपेयर टू सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में है कि एटलीस्ट कभी ना कभी जो है वो कपल्स ने कंसीव किया लेकिन आगे डिलीवरी तक वो बच्चा नहीं पहुंच पाया, ये हो गया सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। क्लियर है? अब देखो एपिडेमियोलॉजी के बारे में बात करते हैं कि
कितने लोगों में या कितने परसेंटेज में जो है वो हमारे पास में जो है वो होता है। तो दोस्तों एटलीस्ट वर्ल्ड वाइड की बात करें तो 10 से 15% लोग जो है वो इनफर्टिलिटी से सफर कर रहे हैं। 100 लोग होंगे, 100 कपल्स अगर हम लेंगे तो उसमें लगभग जो है वो हमारे पास में 10 से 15 लोग ऐसे होंगे जिनको फर्टिलिटी में या जो है वो फर्टिलिटी कंसीव करने में जो है वो दिक्कत आती है। इनफर्टिलिटी के रीजन में जो है वो हो सकते हैं। अब इनफर्टिलिटी का कोज क्या है? हालांकि गांवों में देखा जाता है तो अगर मान के चलिए किसी भी कपल के बच्चे नहीं होते हैं तो उसमें दोष सिर्फ और सिर्फ मदर को दिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये बिल्कुल गलत बात है। सिर्फ मेल का ही दोष नहीं होता, सिर्फ फीमेल का ही दोष नहीं होता। उसमें फैक्टर की अगर हम बात करें तो बोथ मेल एंड फीमेल फैक्टर कॉन्ट्रीब्यूट इक्वली 40%। यानी कि अगर किसी को प्रेगनेंसी नहीं हो रही है या बच्चा कंसीव नहीं कर रहा है तो 40% जो है वो हमारे पास में मेन रिस्पॉन्सिबल होता है और 40% भी जो है वो हमारे पास में फीमेल रिस्पॉन्सिबल होती है। बाकी जो 20% बचा उसमें दोनों आ जाते हैं। कुछ ऐसे रीजन आ जाते हैं प्रकृति के द्वारा, कुछ ऐसे रीजन आ जाते हैं जिसमें वो दोनों आते हैं। तो 40% हमारे पास में मेल होता है और जो है वो 40% फीमेल होती है। हालांकि कुछ बुक्स में जो है वो अलग अलग भी दिया गया है। कुछ बुक्स में क्या दिया गया है, 40% जो है वो मेल को दिया गया है और 60% जो है वो फीमेल को दिया गया है। या कुछ बुक्स में जो है वो 40% जो है वो आपको मेल को दिया गया है, 50% फीमेल को दिया गया है और 10% जो है वो इक्वल दिया गया है। सारी कंडीशन मैंने बता दी। हालांकि आप अगर ये 40-40 का रेशियो याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये भी आपका क्वेश्चन जो है वो सही जाएगा। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, ऐसे कंफ्यूजन क्वेश्चन वाले कभी भी एग्जामिनर नहीं डालता है। वो तो खुद उन चीजों से दूर रहता है ताकि कंफ्यूजन वाली चीजें जो है वो हम ना डालें। अगर आपके पास में कंफ्यूजन वाली चीजें आती है फिर भी आप 40-40 पे करके आओगे तो दोस्तों आपका केस लड़ने के लिए मैं तैयार हूं। ठीक है, डोंट वरी। तो बोथ मेल एंड फीमेल की बात करें तो मेल भी 40% रिस्पॉन्सिबल होता है, फीमेल भी जो है 40% होता है, बाकी 10% जो है वो दोनों कंबाइंड होते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद में कंबाइंड और अनएक्सप्लेन्ड कॉजेज मेक द रिमाइंडर। ठीक है, तो ये सारी चीज होगी। टोटल अगर ऑल ओवर देखा जाए तो 10 से 15% कपल्स में जो है वो इनफर्टिलिटी देखने को मिलती है। देन उसके बाद लगभग जो है वो 40% मेल, 40% जो है फीमेल रिस्पॉन्सिबल होता है। देन उसके बाद आता है नॉर्मल फर्टिलिटी रिक्वायरमेंट। नॉर्मल फर्टिलिटी रिक्वायरमेंट के लिए क्या चीजें जरूरी होती है? ठीक है भाई, नॉर्मल जो है वो फर्टिलिटी हो जाए, नॉर्मल जो है वो बच्चा पैदा हो जाए, उसके लिए क्या चीज जरूरत होती है? ठीक है, फॉर कंसेप्शन टू अकर, यानी कि कंसेप्शन हो जाए उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरत होती है? पहली चीज है हेल्दी ओव्यूलेशन। हेल्दी ओव्यूलेशन इन द सेंस कि मदर जो है वो अपना एक या अंडा जो है वो सही टाइम पे जो है वो रिलीज करे। ठीक है, रिलीज ऑफ मेच्योर एग। भाई आपको पता है कि फीमेल के अंदर जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलता है। ठीक है, एमसी साइकिल चलता है। एमसी साइकिल में आपको सारी चीज जो है वो सीक्वेंस से पता है। ऑलरेडी मैंने बुलेट सीरीज के अंदर जो है वो एमसी साइकिल भी करवा रखा है, वहां पे आप जाके देख सकते हो। तो उसमें क्या होता है कि जैसे एमसी साइकिल होता है उसके हर 14 डेज के बाद में एक ओवरी से जो है वो एक ओम रिलीज होता है। ठीक है, वो ओम रिलीज होता है। वो ओम जो है वो हमारे पास में सीधा कहां पे आ जाता है? फिम्ब्रिया के द्वारा कलेक्ट कर लिया जाता है, फेलोपियन ट्यूब में आ जाता है। फेलोपियन ट्यूब में आने के बाद में क्या होता है, अगर स्पर्म आ गया तो दोनों में जो है फर्टिलाइजेशन हो जाता है और फिर जो है वो हमारे पास में जाइगोट बन जाता है। लेकिन अगर हमारे पास में सपोज कीजिए स्पर्म नहीं आया है तो क्या करता है, वो एग जो है वो हमारे पास में फिर यूट्रस में जाके जो है वो डिसअपियर हो जाता है। तो नॉर्मल ओव्यूलेशन की प्रोसेस तो जो है वो होनी चाहिए। और नॉर्मल ओव्यूलेशन में भी ध्यान रखना एक मेच्योर एग का जो है वो निर्माण होना चाहिए। सेकेंड आ जाता है नॉर्मल स्पर्म प्रोडक्शन एंड फंक्शन। मेल के अंदर स्पर्म बनते हैं, भाई फीमेल के अंदर एग बनता है और मेल के अंदर क्या बनते हैं दोस्तों? स्पर्म बनते हैं। तो मेच्योर और नॉर्मल स्पर्म बन चाहिए। नॉर्मल स्पर्म प्रोडक्शन का मतलब हो गया कि नॉर्मल जो है वो वॉल्यूम होनी चाहिए, नॉर्मल जो है वो उनका काउंट होना चाहिए, नॉर्मल जो है वो हमारे पास में उनकी मोबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो नॉर्मल होनी चाहिए, तभी जाके जो है वो हमारे पास में नॉर्मल फर्टिलिटी रिक्वायरमेंट पूरी होगी। नेक्स्ट आता है ओपन फेलोपियन ट्यूब फॉर गैमेट ट्रांसमिशन। ठीक है, यानी कि फेलोपियन ट्यूब जो है वो ओपन होना चाहिए। मान लीजिए ओम तो सही तरीके से बन रहा है, स्पर्म भी सही तरीके से बन रहा है, लेकिन फेलोपियन ट्यूब जो है वो सही तरीके से ओपन नहीं है। ओपन नहीं है तो जो हमारे पास में फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस हुई वो नहीं हो पाती है, और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो भी गई है तो फिर वो जो जाइगोट है वो हमारे पास में यूट्रस के अंदर नहीं आना चाहिए, नहीं आ पाता। नेक्स्ट नॉर्मल यूट्रेन कैविटी फॉर इम्प्लांटेशन।
यूट्राइन जो कैविटी है, जो यूट्रस है, उसकी जो कैविटी है वो बिल्कुल नॉर्मल होनी चाहिए, ताकि वो जो हमारे पास में ओवम, फर्टिलाइज ओवम आया, वो वहां पे जाके अटैच हो सके और अच्छे तरीके से वहां पे इंप्लीमेंटेशन हो सके। ठीक है। देन उसके बाद लास्ट आता है प्रॉपर हार्मोनल बैलेंस। हार्मोनल बैलेंस भी जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, जिसमें बेसिकली एलएच और एफएसएच का जो है वो मेन रोल होता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इनका जो है वो काफी ज्यादा रोल होता है। ये दोनों में जो है वो एक्ट करते हैं, मेल में भी जो है वो एक्ट करते हैं एंड फीमेल में भी जो है वो एक्ट करते हैं, और दोनों जो है वो अलग अलग कार्य जो है वो करते हैं। तो ये हमारे पास में नॉर्मल फर्टिलिटी रिक्वायरमेंट है, जिसमें ओव्यूलेशन सही तरीके से चलना चाहिए, फीमेल के अंदर जो ओवम बनता है वो सही तरीके से बनना चाहिए, और मेल के अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन जो है वो नॉर्मली होना चाहिए, फेलोपियन ट्यूब ओपन होनी चाहिए ताकि गैमेट का ट्रांसपोर्ट हो सके, और फेलोपियन ट्यूब ओपन होने के बाद यूट्राइन कैविटी जो है वो भी सही तरीके से जो है वो नॉर्मल होनी चाहिए, ताकि वहां पे इंप्लांटेशन हो सके, और हार्मोन का सही बैलेंस होना चाहिए। ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में नॉर्मल फर्टिलिटी रिक्वायरमेंट। बेसिक चीजें आपको बताइए, जैसे मैं आपको कहूं कि एक्चुअली होता क्या है, ये देखिए आप। ठीक है। जब भी इंटरकोर्स होता है तो स्पर्म जो है वो वहां पे हमारे पास में सर्विक्स के यहाँ पे जो है वो स्पर्म लाके छोड़ दिया जाता है। ठीक है। ये स्पर्म क्या करते हैं, मूव करते हैं, ये आगे की तरफ मूव करते हैं। ठीक है। मूव करने के बाद दोनों साइड जाते हैं, ऐसा नहीं है कि इधर मैंने डायग्राम नहीं बनाया तो इधर नहीं जाते, फेलोपियन ट्यूब दोनों साइड में होती है। ठीक है। तो ये स्पर्म जो है वो आगे की तरफ जो है वो मूव करते हैं। इधर ये आगे हमारे पास में ओवेरी। ठीक है। ये जो है वो आगे हमारे पास में ओवेरी, संख्या में 2 होती है, हर फीमेल के अंदर 2 ओवेरी होती है, 2 फेलोपियन ट्यूब होती है और 1 यूट्रस होता है। ठीक है। तो ये ओवेरी है। ओवेरी से क्या होता है कि जो हमारे पास में हर एक 14 डेज के बाद, एक साइकिल के बाद में, जैसे आज एमसी साइकिल चालू हुआ, उसके बाद 14 डेज के बाद में जो है वो ओव्यूलेशन होता है, और 28 डेज के बाद में जो है वो सेडेशन हो जाता है। ये 28 दिन का साइकिल चलता है, लगभग हम 1 महीने का मान लेते हैं कि 1 महीने में जो है वो एमसी साइकिल चलता है। ठीक है। देन ये 14 डेज के बाद में क्या होता है कि एक से जो है वो हमारे पास में फोलिकल से जो है वो एक ओम का निर्माण होता है। ये ओम जो है वो यहाँ पे फिम्ब्रेई है, ये देखो, ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर या अंगुली लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये फिम्ब्रेई है, ये इसको कलेक्ट करती है और ये आगे की तरफ फेलोपियन ट्यूब में चली जाती है। फेलोपियन ट्यूब में ये ओम आ गया और इधर से स्पर्म आ गए, ये ओम और स्पर्म इस तरीके से जो है वो क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ठीक है। ये फर्टिलाइजेशन होने के बाद में ये ओम धीरे धीरे मूव करता है। ठीक है। और ये यहाँ आते आते इतनी सी जो दूरी है उसमें आते आते जो है वो इसको कितने दिन लग जाते हैं दोस्तों, 5 से 6 दिन लग जाते हैं। ठीक है। 5 से 6 दिन लगते हैं। 6 दिन के बाद में क्या होता है कि ये ओम जो है वो सीधा आके ये जो हमारे पास में यूट्राइन कैविटी है, ठीक है, यहाँ पे आके अटैच होता है। लगभग बोला जाता है कि 7वें दिन जो है वो ये यहाँ आके जो है वो अटैच हो जाता है। ठीक है। और फिर जो है वो यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, फिर ये गेस्टुला, ब्लास्टुला, ब्लास्टोमियर में ये बनता है, फिर उसके बाद बच्चा जो है वो 9 महीने बाद जो है वो निकलता है। ये प्रोसेस होती है। अब देखो प्रॉब्लम क्या हो सकती है। पहली प्रॉब्लम तो ये हो गई कि यहाँ पे जो हमारे पास में एग की जो ग्रोथ है वो सही तरीके से ना हो, एग की ग्रोथ जो है वो सही तरीके से ना हो, और ओव्यूलेशन जो है वो सही तरीके से ना हो। ठीक है। सेकेंड आ जाता है, नेक्स्ट आ जाता है कि हमारे पास में ये स्पर्म सही तरीके से मूव नहीं कर पाए। भाई या तो स्पर्म के काउंट सही नहीं है, आदमी में कोई कमी हो, स्पर्म के काउंट नहीं है, या काउंट तो ठीक है लेकिन उसमें स्पर्म काम के नहीं है, 90% स्पर्म बेकार है, तो ये सारी चीजें हो सकती है। तीसरा हो जाता है कि यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब है, इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, फेलोपियन ट्यूब में प्रॉब्लम आ सकती है, मान लो ये यहाँ पे नेरो हो जाए या ब्लॉक हो जाए, तो फिर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। चौथी चीज क्या हो सकती है कि चलो ठीक है फर्टिलाइजेशन तो हो गया, लेकिन ये यूट्रस प्रॉब्लम कर रहा है, यूट्रस में सेप्टम है, ठीक है, या ये यूट्रस में डायक्रोटिक यूट्रस है, अभी आएगा हमारे पास में सारी चीजें आएगी। यूट्रस डायक्रोटिक हो सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो ओम वहां पे जाके अटैच नहीं हो रहा है। चलो अटैच भी हो जाए लेकिन फिर हार्मोन ऐसे रिलीज हो जाते हैं कि सही तरीके से काम ही नहीं कर पा रहा, बच्चा हर तीसरे चौथे महीने बाद खराब हो जाता है। ठीक है। तो ये कुछ रीजन हो सकते हैं हमारे पास में, किसके, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन के, जो हमने यहाँ पे जो है वो डिस्कस किया। अब उसके बाद आता है हमारे पास में मेन चीज, दैट इज कॉल्ड इनफर्टिलिटी, कि इनफर्टिलिटी जो है वो क्यों होती है। ठीक है। तो सबसे पहले हम फीमेल फैक्टर के बारे में बात करेंगे कि फीमेल की वजह से कैसे इनफर्टिलिटी हो सकती है, फिर हम मेल के बारे में डिस्कस करेंगे। भाई ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ फीमेल की वजह से ही जो है वो इनफर्टिलिटी होती है, मेल की वजह से भी तो हो सकती है। ठीक है। तो इसको हम ले लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आ गया हमारे पास में फीमेल फैक्टर। फीमेल फैक्टर में 1 बाय 1 करके लेते हैं। पहला आता है ओव्यूलेटरी डिसऑर्डर, ये सबसे मोस्ट कॉमन कॉज होता है फीमेल के अंदर।
लगभग टोटल जो हमारे पास में 40% रीजन होता है, उसमें 40% में सबसे मेन रीजन 90% तो है वो ओव्यूलेटरी डिसऑर्डर की वजह से होता है, यानी कि ओव्यूलेशन सही तरीके से नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ओव्यूलेशन कई बार सही तरीके से नहीं हो पाता है, एमसी साइकिल चलती है, नॉर्मली चलती है, लेकिन ओव्यूलेशन में थोड़ी सी जो है वो दिक्कत आ जाती है। हालांकि ओव्यूलेशन में प्रॉब्लम आ गई तो एमसी साइकिल में भी दिक्कत आती है, लेकिन कई बार रेयर टू रेयर क्या होता है, ओव्यूलेशन में प्रॉब्लम आती है, एमसी साइकिल तो फिर भी जो है नॉर्मली चलती रहती है। नेक्स्ट आ जाता है हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी डिसफंक्शन। हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी डिसफंक्शन कैसे हो सकता है दोस्तों? हाइपोथैलेमस में प्रॉब्लम आ जाएगी, तो जो हमारे पास में हाइपोथैलेमस है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है वो सही तरीके से इंस्ट्रक्शन नहीं दे पाएगा। अब सही तरीके से पिट्यूटरी ग्लैंड को इंस्ट्रक्शन नहीं दे पाएगा तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन रिलीज होते हैं, कौन सा? बेसिकली एलएच और एफएसएच। हालांकि पिट्यूटरी ग्लैंड से जो है वो हमारे पास में टोटल 8 हार्मोन रिलीज होते हैं। कौन कौन से? 6+2। अब 6+2 मैंने कैसे लिखा? 6 तो जो है वो हमारे पास में होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से, ठीक है, और 2 हार्मोन रिलीज होते हैं हमारे पास में पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। ठीक है, तो जो हमारे पास में एंटीरियर पिट्यूटरी से, तो जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और एफएसएच है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये बेसिकली हमारे पास में एंटीरियर पिट्यूटरी से ही जो है वो रिलीज होते हैं। ये भी मैंने एंटीरियर पिट्यूटरी भी जो है वो मैंने बुलेट सीरीज के अंदर जो है वो करवा रखा है। ठीक है, तो ये हमारे पास में इससे सेल हार्मोन निकलते हैं एलएच और एफएसएच। अब दिक्कत क्या आती है? हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी डिसफंक्शन हो गया। हाइपोथैलेमस सही तरीके से इंस्ट्रक्शन नहीं दे पा रहा, हाइपोथैलेमस सही तरीके से इंस्ट्रक्शन नहीं दे पा रहा है तो पिट्यूटरी ग्लैंड सही तरीके से काम नहीं कर पा रही, पिट्यूटरी ग्लैंड फिर सही तरीके से एलएच और एफएसएच का जो है वो सिक्रेशंस नहीं कर पा रही। कब हो सकता है? स्ट्रेस की कंडीशन में हो सकता है, वेट लॉस की कंडीशन में हो सकता है, एंड एक्सेसिव एक्सरसाइज हो जाए तो कब हो सकता है। नेक्स्ट आता है पॉलीसिस्टिक ओव्यूरी सिंड्रोम। पॉलीसिस्टिक ओव्यूरी सिंड्रोम क्या होता है? इनओव्यूलेशन होता है, मतलब क्या होता है कि ओव्यूलेशन ही नहीं हो पाता। ओव्यूलेशन नहीं हो पाएगा तो सीधी सी बात है ओवम जो है बाहर नहीं निकल पाएगा, ओवम जो है वो बाहर नहीं निकल पाएगा तो फिर फर्टिलाइजेशन किस चीज का होगा? ठीक है, ओव्यूलेशन नहीं हो पाएगा या फिर हाइपर एंड्रोजिज्म हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया। हाइपर प्रोलैक्टिनिमिया का मतलब होता है हमारे पास में इंक्रीज सिक्रेशंस ऑफ प्रोलैक्टिन। ठीक है, प्रोलैक्टिन हार्मोन का जो है वो सिक्रेशन हो जाएगा। उसकी वजह से भी क्या होता है दोस्तों, ये बेसिकली हमारे पास में इनहिबिटेड गोनेडोट्रोपिन रिलीज, गोनेडोट्रोपिन को जो है वो रिलीज होने से रोकता है, जिससे गोनेड जो है वो रिलीज नहीं हो पाते, ओम रिलीज नहीं हो पाता। कैसे? बेस्ट एग्जांपल आपको देता हूं। आपने देखा होगा कि जो लेडीज अपने बच्चे को दूध पिलाती है या ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है, ठीक है, तो उनमें जो है वो बेसिकली जो है वो इनफर्टिलिटी होती है। इनफर्टिलिटी इन द सेंस वो बच्चे को कंसीव नहीं कर पाती है। ठीक है, क्यों नहीं कर पाती है कंसीव? क्यों? एक्चुअली क्या होता है कि जो हमारे पास में उस टाइम पे प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो पीक पे होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो हाई रहता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन तो मिल्क प्रोडक्शन करवाता है, ठीक है, तो उस टाइम पे हमें मिल्क चाहिए होता है बच्चे के लिए, ठीक है, तो बच्चे के लिए मिल्क चाहिए होता है तो उस टाइम पे प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो ज्यादा होता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन ज्यादा होगा तो वो गोनेड को जो है वो रिलीज नहीं होने देगा, तो उस टाइम पे अगर इंटरकोर्स करते हैं तो बच्चा पैदा नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास में, हालांकि ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बाकी 90% ये वर्क करता है। नेक्स्ट आता है प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर। ठीक है, अगर 40 साल से ज्यादा की एज हो चुकी है लेडीज की, ठीक है, तो उसमें हमारे पास में प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर हो जाएगा कि यहाँ पे जो है वो मीनोपॉज की कंडीशन आ जाएगी। नेक्स्ट थायराइड डिसऑर्डर, अगर हाइपोथायराइडिज्म है या हाइपरथायराइडिज्म है, दोनों कंडीशन ही जो है वो दोस्तों प्रेगनेंसी कंसीव के लिए जो है वो हार्मफुल है। हाइपोथायराइडिज्म होता है तो भी दिक्कत आती है और हाइपरथायराइडिज्म होता है तो भी दिक्कत आती है। तो ये फीमेल फैक्टर है हमारे पास में हार्मोन से रिलेटेड। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड ट्यूबुल फैक्टर। ये तो हो गया हार्मोनल से रिलेटेड। नेक्स्ट आ गया ट्यूबुल फैक्टर। ट्यूबुल फैक्टर क्या है दोस्तों? फेलोपियन ट्यूब। जैसे आपको पता है ये हमारे पास में यूट्रस है और दो जो है वो फेलोपियन ट्यूब निकलती है इस तरीके से। ठीक है, ये हमारे पास में यूट्रस है, ये हमारे पास में यूट्रस है और दो जो है वो फेलोपियन ट्यूब निकलती है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में फेलोपियन ट्यूब। अब बात आ गई ट्यूबल फैक्टर, यानी कि ये हो गया हमारे पास में दैट इज कॉल्ड ट्यूबल फैक्टर। ट्यूबल फैक्टर के रूप में ऑलरेडी मैंने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया था कि अगर मान लीजिए इस ट्यूब में कोई दिक्कत है, ठीक है, इस ट्यूब में जो है वो कोई दिक्कत है तो उसकी वजह से क्या हो गया कि ये जो हमारे पास में ओवेरी थी,
ठीक है, उससे ओवम सही तरीके से कलेक्ट नहीं कर पाएगी। ठीक है, और मान लो कलेक्ट कर भी लिया ओवम को, तो उसके बाद में अगर मान लीजिए नेरो है तो स्पर्म आगे नहीं जा पाएंगे। ये बिल्कुल नेरो आगे, मान लो ये यहाँ पे जो है वो ब्लॉक आ गई। ठीक है, ब्लॉक आ गई है तो ये स्पर्म जो है वो आगे नहीं जा पाएंगे। स्पर्म आगे नहीं जा पाएंगे तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा। और मान के चलो गलती से स्पर्म तो बहुत छोटी चीज है, इसलिए स्पर्म तो चले गए, स्पर्म चले गए, लेकिन उसके बाद में जो है वो हमारे पास में क्या होगा कि जो ओवम फर्टिलाइज हो चुका है, ठीक है, ये स्पर्म से फर्टिलाइज हो चुका है, लेकिन उसके बाद वो यूट्रस में नहीं आ सकता। तो ये हो गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड ट्यूबल फैक्टर। ट्यूबल फैक्टर में आता है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। अगर किसी को पीआईडी है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज है, जैसे कैलेमिडिया इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, कैनेडाइसिस हो सकता है, गोनेरिया हो सकता है, तो इस वजह से पीआईडी होता है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज होता है, वो हमारे पास में जो है वो दैट इज यूट्रस या हम कहें फेलोपियन ट्यूब में भी जो है वो दिक्कत करता है। नेक्स्ट आता है ट्यूबरकुलोसिस इन जेनाइटल ट्रैक्ट। जेनाइटल ट्रैक्ट में अगर टीबी हो जाए, कहते हैं ना कि जो है वो हमारे पास में रिप्रोडक्टिव ग्लैंड की जो है वो टीबी होगी। नेक्स्ट एंड्रोमेट्रोसिस। एंड्रोमेट्रोसिस में क्या होता है कि ये जो हमारे पास में यूट्रस है, ठीक है, इसमें हमारे पास में इस तरीके से जो है वो लेयर बन जाती है, तो उसकी वजह से जो है उसको बोलते हैं एंड्रोमेट्रोसिस। नेक्स्ट होता है प्रीवियस पेल्विस एब्डोमिनल सर्जरी। अगर मान के चलिए पहले कभी पास्ट में कोई सर्जरी हुई है या कोई पेल्विक सर्जरी या एब्डोमिनल सर्जरी हुई है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये ट्यूब जो है वो ब्लॉक हो सकती है, उस सर्जरी की वजह से वहां पे प्रेशर अराइज हुआ, जिसकी वजह से ये ट्यूब जो है ब्लॉक हो सकती है। ये हो गया ट्यूबल फैक्टर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में यूट्राइन फैक्टर। यूट्राइन फैक्टर मतलब यूट्रस के फैक्टर, ठीक है। यूट्रस फैक्टर में आ जाता है कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज है। कंजेनाइटल का मतलब क्या होता है दोस्तों? कंजेनाइटल का मतलब हो गया जन्मजात। कई बार क्या होता है कि जन्मजात ही जो है वो हमारी बॉडी में यूट्रस सही नहीं होता, हमारी बंदा से फीमेल की बॉडी में जो है वो यूट्रस सही तरीके से नहीं हो सकता। कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी क्या क्या हो सकता है? जैसे उसके अंदर हमारे पास में सेपेटेट यूट्रस हो सकता है या बाइकोरेनेट यूट्रस होता है। सेपेटेट यूट्रस में क्या होता है दोस्तों, जैसे हमारे पास में यूट्रस है, मैं एक एग्जांपल ही लेता हूं, ठीक है, ये हमारे पास में यूट्रस है, ठीक, ये यूट्रस है। अब इसमें क्या होता है, सेपेटेट यूट्रस क्या होता है, सेपेटेट यूट्रस में यहां पे जो है वो एक सेप्टम बन जाता है, इस तरीके से जो है वो सेप्टम बन जाएगा। हालांकि यूट्राइन कैविटी जो है वो हमारे पास में बिल्कुल जो है वो खुली रहती है, लेकिन अगर सेप्टम बन जाता है बीच में, ये कंजेनाइटल डिसऑर्डर है, ठीक है। कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी इन द सेंस जन्मजात एबनॉर्मलिटी है। सेपेटेट यूट्रस में क्या होता है कि बीच के अंदर जो है वो सेप्टम बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं सेपेटेट यूट्रस। नेक्स्ट आता है हमारे पास में बायोयूरेनेट। तो बायोयूरेनेट में क्या होता है दोस्तों, बायोयूरेनेट में होता है कि बीच में जो है वो हमारे पास में कैविटी बन जाती है। चलो मैं इसको यहां ले लेता हूं, ये हो गया, इसमें तो हो गया, ये सेप्टम बन गया। बायोयूरेनेट में क्या होता है दोस्तों, बायोकोरोनेट में क्या होता है कि यहां पे जो है वो इस तरीके से यूट्रस आ जाता है, ऐसे यूट्रस आ जाएगा, ठीक है, दो लोब से जैसी बन जाएगी। कैसे? जैसे ये यूट्रस है तो इस तरीके से यूट्रस हो जाएगा, ठीक है, ये यूट्रस आ गया, ये इसकी फेलोपियन ट्यूब होगी, तो बीच में जो है वो कॉन्सेप्ट बन जाएगा, ये होता है बाइकोरोनेट यूट्रस होता है। नेक्स्ट फाइब्रोइड्स हो सकता है, सब म्यूकोसल बीच वाले लेयर में जो है वो फाइब्रोइड्स हो सकता है। नेक्स्ट आता है एशरमैन सिंड्रोम। एशरमैन सिंड्रोम में क्या होता है दोस्तों, इंट्रा यूट्राइन एडेशन, यानी कि हमारे पास में ये दोनों आपस में जो है वो चिपके हुए होते हैं, हमारे पास में दोनों यूट्रस की लेयर जो है वो चिपके होते हैं, उसको बोलते हैं एशरमैन सिंड्रोम। तो ये हो गया यूट्राइन फैक्टर। पहले हमने हार्मोनल फैक्टर पढ़े थे, ठीक है, जिसके अंदर ये सारी चीजें थी, ठीक है, क्या क्या चीजें थी, पिट्यूटरी ग्लैंड का था, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज का था, हाइपरप्रोलेक्टेमिया था। सेकंड हमने पढ़ा दोस्तों दैट इज कॉल्ड ट्यूबियल फैक्टर, ठीक है, यानी कि फेलोपियन ट्यूब में कोई दिक्कत आ सकती है। तीसरा हमने यूट्राइन फैक्टर पढ़ा, जो कि तीनों चीज कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में सर्वाइकल फैक्टर। सर्वाइकल फैक्टर में क्या होता है दोस्तों, सर्वाइकल फैक्टर में जैसे ये हमारे पास में सर्विक्स है, ठीक है, ये हमारे पास में सर्विक्स है। अब ये सर्विक्स में क्या होता है दोस्तों, अगर मान के चलिए इसमें सीवियर इन्फेक्शन हो या इसकी पीएच जो है वो हमारे पास में एबनॉर्मल हो, नॉर्मल जो है हमारे पास में एसिडिक पीएच होती है, लेकिन सपोज करो इसमें पीएच जो है वो हमारे पास में एबनॉर्मल हो, और वो पीएच हमारे पास में एबनॉर्मल होने की वजह से क्या हो सकता है दोस्तों कि जैसे हमारे पास में यहीं पे तो स्पर्म छोड़ दें, स्पर्म जो है वो यहीं पे छोड़ देता, अब ये स्पर्म वहीं पे छोड़ते डैमेज हो जाएंगे, तो ये हो गया हमारे पास में सर्वाइकल फैक्टर्स, ठीक है। कैसे?
एबनॉर्मल सर्वाइकल म्यूकस जैसे पीएच चेंजेज, इन्फेक्शन, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया या तो कोई इन्फेक्शन हो जाए या फिर जो है वो हमारे पास में पीएच चेंजेज हो जाए जिसकी वजह से स्पर्म जैसे छोड़े वैसे ही मर जाएंगे। ठीक है, ये हो गए सर्वाइकल फैक्टर्स। क्लियर हो गया, सारी चीज क्लियर होगी। टॉपिक कल वाला भी हमारे पास में बहुत लंबा था, दैट इज कॉल्ड फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। आज भी हमारे पास में टॉपिक थोड़ा सा लंबा आएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा तेज जो है वो चल रहा हूँ। हालांकि मैंने कंप्लीट आपको पूरी चीज की है। तेज जरूर चलूंगा, भागते हुए जरूर चलूंगा, लेकिन चीज कोई भी छोड़ी नहीं जाएगी, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो हमने इनफर्टिलिटी देखा, इनफर्टिलिटी में क्या क्या चीजें हो सकती है वो सारी चीजें देखी। उसके बाद नॉर्मल फर्टिलाइजेशन के लिए क्या क्या चीजें हो सकती है वो चीजें देखी। उसके बाद इनफर्टिलिटी में फीमेल कोजेज क्या हो सकते हैं वो हमने देखा। अब आ जाएगा हमारे पास में मेल कोजेज। ये तो था फीमेल कोजेज की फीमेल की वजह से कैसे इनफर्टिलिटी हो सकती है। अब आ जाता है मेल फैक्टर की वजह से, मेल की वजह से कैसे जो है वो इनफर्टिलिटी हो जाती है। सबसे पहले आता है प्री टेस्टिकुलर कोजेज। प्री टेस्टिकुलर कोजेज में आ गया एंडोक्राइन या हार्मोनल चेंजेज। ठीक है, हार्मोनल चेंजेस की वजह से मान लो स्पर्म इमेच्योर स्पर्म आ जाए, ठीक है, या फिर जो है वो हमारे पास में टेस्टिस जो है वो सही तरीके से डेवलप ना हो, इसको बोलते हैं प्री टेस्टिकुलर कोजेज। इसमें हमारे पास में पहला आता है दोस्तों दैट इज कॉल्ड, ओ सॉरी, इसमें कौन कौन से आते हैं इसको हम ले लेते हैं। प्री टेस्टिकुलर कोजेज में आ जाएगा, यानी कि टेस्टिकुलर में प्रॉब्लम होने की वजह से क्या क्या चीजें आ सकती है। तो ये पहली चीज हाइपोगोनेडोट्रोपिन, हाइपोगोनेडिज्म। ठीक है, हाइपोगोनेडोट्रोपिक गोनेडिज्म क्या होता है, इसमें क्या होता है कि हमारे पास में जो हार्मोन्स रिलीज होने वाले हैं, ये देखिए ये हमारे पास में जो है वो नॉर्मल जो है मेल सिस्टम है। इसमें क्या होता है दोस्तों हमारे पास में कि इसमें हमारे पास में ये जो है चीजें है, ठीक है, इसमें ये सीधा ये टेस्टिस है। ठीक है, ये टेस्टिस जो है वो हमारे पास में आगे यहाँ पे जो है वो स्पर्म बनते हैं। स्पर्म बनने के बाद में ये जो हमारे पास में वास्ट डिफरेंस है, ठीक है, वास्ट डिफरेंस से जो है वो आगे की तरफ जाते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे जाके जो सेमिनाइल वेसल्स है यहाँ पे जाके जो है वो स्टोर होते हैं। स्टोर होने के बाद में क्या होता है कि ये हमारे पास में जो है वो मिक्स करके फिर जो है वो सीमन बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में दैट इज कॉल्ड। ठीक, इसमें अब प्रॉब्लम, अब देखो यहाँ पे टेस्टिस में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो वो सारी चीजें आती है हमारे पास में, इसको हम बोलते हैं प्री टेस्टिकुलर कोजेज। अब इसमें हाइपोगोनेडोट्रोपिन गोनेडिज्म, इसमें क्या होता है कि हमारे पास में एलएच और एफएसएच, अभी हम बात कर रहे हैं टेस्टिस से पहले की चीजें क्या हो सकती है, मतलब वही हार्मोनल। ठीक है, ये हम प्री टेस्टिकुलर कोजेज, भाई टेस्टिस के अंदर बनते हैं स्पर्म, लेकिन टेस्टिस के स्पर्म बनने से पहले क्या कोजेज हो सकते हैं, कुल मिला के इसको हम कह सकते हैं हार्मोनल चेंजेज, हार्मोनल कोजेज। ठीक है, मान लो कि भाई टेस्टिस में हमारे पास में स्पर्म बनने के लिए, सीमन बनने के लिए इसमें हमें एलएच और एफएसएच जो है वो रिक्वायर्ड होता है। अब एलएच और एफएसएच ही जो है वो सीक्रेट नहीं होंगे तो फिर बेचारे टेस्टिस की क्या गलती है। तो प्री टेस्टिकुलर कोजेज में आ गया एंडोक्राइन और हार्मोनल चीजें हो जाती है, जिसमें आता है हाइपोगोनेडोट्रोपिन गोनेडिज्म, यानी कि हमारे पास में एलएच और एफएसएच सही तरीके से रिलीज नहीं होंगे तो जो हमारे पास में गोनेड है, ठीक है, और मेल गोनेड कौन से होते हैं दोस्तों, टेस्टिस। ठीक है, फीमेल गोनेड कौन से होते हैं दोस्तों, ओवेरीज, ध्यान रखना। ठीक है, फीमेल गोनेड होते हैं हमारे पास में ओवेरी, और मेल गोनेड होते हैं हमारे पास में टेस्टिस। तो उसमें हमारे पास में वो गोनेड जो है वो सही तरीके से डेवलप ही नहीं होंगे, उनको कहेंगे हाइपोगोनेडोट्रोपिक। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड पिट्यूटरी हार्मोन। ठीक है, पिट्यूटरी हार्मोन मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड में जो है वो कोई प्रॉब्लम्स आ जाएगी, पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रॉब्लम आ जाएगी तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हमारे पास में एलएच और एफएसएच इसका जो है वो सिक्रेशंस नहीं कर पाएगी। ठीक है, और नेक्स्ट आता है सिस्टेमिक इलनेस, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, सिस्टेमिक इलनेस जैसे फॉर एग्जांपल मम्स होता है। ठीक है, तो मम्स में जो है वो हमारे पास में पहली चीज आती है कि हमारे पास में टेस्टिस पे अटैक करता है और वहां पे इन्फ्लामेशन कोज करता है। तो ये हो गया मेल फैक्टर। मेल फैक्टर में भी कौन सा होगा दोस्तों, हार्मोनल फैक्टर है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में टेस्टिकुलर, यानी कि चलो हार्मोन तो हो गया, हार्मोन मान लो ठीक है, लेकिन टेस्टिज में प्रॉब्लम आ जाए। अब टेस्टिज में क्या प्रॉब्लम आ सकती है उसको हम लेते हैं। ठीक है, पहले हार्मोनल देख लिया, अब टेस्टिज में देख लें। वही हमने फीमेल में भी पहले हार्मोनल देखा था, फिर यूट्रस में प्रॉब्लम आ सकती है, देन फेलोपियन ट्यूब में प्रॉब्लम आ सकती है, देन ओवेरी में प्रॉब्लम आ सकती है, देन सर्विक्स में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी अब बात करते हैं कि पहले तो आ गया हमारे पास में हार्मोनल, मतलब ऊपर से ही हार्मोन में कोई दिक्कत आ रही, अब टेस्टिज में पढ़ेंगे, फिर ट्यूब में पढ़ेंगे, एपिडाइमिस में पढ़ेंगे, आगे आगे बढ़ेंगे। टेस्टिकुलर में सबसे पहली चीज आती है वेरिकोसील। ठीक है, डायलेटेड
पेमिफेरम प्लेक्सिस, ठीक है। टेस्टिज में क्या होता है, डायलेटेड पेमिफेरम प्लेक्सिस क्या होता है कि ये जो हमारे पास में टेस्टिज है, ठीक है, यहाँ पे जो वेन्स आ रही है, यहाँ पे जो वेन्स आ रही है, ठीक है, उनका डायलेशन हो जाता है, ठीक है, उनका डायलेशन हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, वेरिकोसील। उनका डायलेशन हो जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, वेरिकोसील कहेंगे। और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कोज ऑफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट कोज। जितने भी हमारे पास मेल के अंदर जितने भी कोजेज हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वेरिकोसील। वेरिकोसील आपको पता ही है, ठीक है। हालांकि वेरिकोसील भी जो है मैंने एक जगह बताया था, जब मैंने आपको जो है बीपीएच उस टाइम पे बताया था, तो वहां पे जो है हमारे पास में ये जो एक्सेसिव डायलेशन हो जाता है, ठीक है, ट्यूब वहां पे, जिसको हम पेनिफॉर्म प्लेक्सिस के नाम से जानते हैं। दो प्लेक्सिस होते हैं, एक पेनिफॉर्म होता है, एक पेसिफॉर्म होता है। तो वहां पे पेनिफॉर्म प्लेक्सिस में जो है वो हमारे पास में डायलिसिस हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं वेरिकोज। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड मम्स ऑर्चिराइटिस, ठीक है। मम्स ऑर्चिराइटिस मैंने आपको यहाँ पे बताया था, देखो थोड़ी देर पहले, कि मम्स की वजह से जो है वो हमारे पास में इन्फ्लामेशन हो जाता है। टेस्टिस के जो है वो हमारे पास में इन्फ्लामेशन हो जाता है मम्स की वजह से, जिसकी वजह से भी जो है वो हमारे पास में दिक्कत आती है। काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर इन द सेंस जैसे केल्निन-फ्लेटर सिंड्रोम आ जाता है, या वाई क्रोमोसोम मॉड्यूलेशन आ जाता है। इसमें क्या होता है हमारे पास में कि बेसिकली जीन्स में प्रॉब्लम्स आ जाती है। किसके अंदर आती है दोस्तों, जीन्स के अंदर जो है वो प्रॉब्लम आएगी, जीन के अंदर जो है वो प्रॉब्लम आएगी। इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक डिसऑर्डर। नेक्स्ट ट्रोमा हो सकता है। सपोज कीजिए टेस्टिस की चोट लग गई। अब टेस्टिस पे चोट लग गई है तो टेस्टिस डैमेज हो गए, ठीक है। टेस्टिस डैमेज हो गए तो वहां पे स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट टेस्टिकुलर टॉर्सन्स, ठीक है। टेस्टिकुलर टॉर्सन्स इन द सेंस टेस्टिकुलर में जो है वो प्रॉब्लम आ रही है। तो ये हो गया हमारे पास में टेस्टिकुलर कोजेज। नेक्स्ट आता है पोस्ट टेस्टिकुलर कोजेज। पोस्ट टेस्टिकुलर कोजेज इन द सेंस हार्मोन भी सही तरीके से रिलीज हो रहे हैं, टेस्टिस भी सही तरीके से काम करा, लेकिन आगे दिक्कत आ रही है। आगे क्या दिक्कत आ सकती है, आगे देखो ये दिक्कत आ सकती है कि ये हमारे पास में नॉर्मल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है मेल का। अब देखो हार्मोन जो यहाँ पे अफेक्ट कर रहे थे, ठीक है, हार्मोन जो यहाँ पे अफेक्ट कर रहे थे वो बिल्कुल ओके है, और ये जो टेस्टिस है ये भी बिल्कुल ओके है, ठीक है। लेकिन ये टेस्टिस ने जो है वो स्पर्म बना दिए। ये स्पर्म हमारे पास में वास्ट डिफरेंस से आगे की तरफ जाते हैं। अब क्या हो सकता है कि वास्ट डिफरेंस में भी प्रॉब्लम आ जाए। वास्ट डिफरेंस में क्या प्रॉब्लम आ सकती है, मान लो ये ट्यूब जो है ब्लॉकेज हो जाए, या मान लो यहाँ पे जो सेमिनाइल वेसल्स है, यहाँ पे कुछ ऐसी चीज है जो हमारे स्पर्म को जो है वो डिस्ट्रॉय कर देती है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ये हमारे पास में प्रोस्टेट है, ये हमारे पास में सेमिनाइल वेसल्स है, ठीक है, शुक्राशय ये सेमिनाइल वेसल्स है। मान लो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ जाए, बीपीएच हो जाए, तो ये आगे सीमन जो है वो नहीं जा पाएगा। तो हार्मोन भी ओके है, टेस्टिस भी ओके है, लेकिन आगे दिक्कत आ रही है, जिसको हम कहते हैं पोस्ट टेस्टिकुलर कोजेज। इसमें क्या हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्टिव ओजोस्पर्मिया। ऑब्स्ट्रक्टिव ओजोस्पर्मिया इन द सेंस कि कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ वास्ट डिफरेंस, जन्मजात में ही जो है वो वास्ट डिफरेंस, ये ट्यूब नहीं है, ये जो नलिका है वो जन्मजात ही नहीं है। अब जन्मजात ये नलिका नहीं है, तो ये नलिका आगे जो स्पर्म को जो है वो कौन लेके जाएगा, क्योंकि ये तो एब्सेंट है, ठीक है। तो ये हो सकता है, इसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड ऑब्स्ट्रक्टिव ओजोस्पर्मिया, कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ वास्ट डिफरेंस एंड पोस्ट इन्फेक्शन ब्लॉकेज। या मान लो कि बाद में जन्मजात तो थी, लेकिन बचपन में कोई इन्फेक्शन हुआ जिसकी वजह से वो ट्यूब जो है वो ब्लॉक हो चुकी है, ठीक है। तो ये हो सकता है पोस्ट इन्फेक्टिव ब्लॉकेज। नेक्स्ट इजैकुलेटरी डिसफंक्शन। इजैकुलेटरी डिसफंक्शन में इन द सेंस कि सही तरीके से जो है वो स्पर्म को जो है वो सही तरीके से पास आउट नहीं कर पा रहे, ठीक है। यानी कि प्रॉब्लम आ रही है कि सीमन को या स्पर्म को सही तरीके से इजैकुलेट नहीं कर पा रही, जो हमारी मसल्स है वो इस तरीके से सपोर्ट नहीं कर पा रही है कि हम सीमन को जो है वो आगे इजैकुलेट कर सके। ये हो गया पोस्ट टेस्टिकुलर कोजेज। हार्मोन भी सही है, टेस्टिस में वो स्पर्म भी सही तरीके से बन रहे हैं, सही संख्या में बन रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन आगे उनको रास्ता ही नहीं मिल पा रहा, उसको हम बोलते हैं पोस्ट टेस्टिकुलर कोजेज। नेक्स्ट आ जाता है स्पर्म फैक्टर। स्पर्म फैक्टर में क्या क्या चीजें हो सकती है, तो स्पर्म फैक्टर में हमारे पास में ओलिगोजोस्पर्मिया हो सकता है। ओलिगोजोस्पर्मिया क्या होता है दोस्तों, लो काउंट। लो काउंट इन द सेंस जैसे आपको 15 मिलियन पर ml जो है वो हमारे पास में जो है वो स्पर्म का काउंट होता है। अभी आएगा, डोंट वरी, डरने की कोई जरूरत नहीं है, पूरा स्पर्म का हम एनालिसिस देखेंगे। तो जो हमारे पास में स्पर्म काउंट है, ठीक है, वो लो हो सकता है, ठीक है।
और वो जो हमारे पास में स्पर्म का जो काउंट है उसको हम बोलते हैं ओलिगोजोस्पर्मिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो सकता है दोस्तों, एस्टेनोजोस्पर्मिया हो सकता है। ये सारे टर्म्स आपको याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में काफी बार ये टर्म्स जो है वो पूछे गए हैं। ठीक है, ध्यान रखना ये टर्म्स पूछे गए हैं, कोजेज आपको पूछे ना पूछे ये टर्म जरूर पूछी गई है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एसिडोजोस्पर्मिया। क्या होता है, पुअर मोटिलिटी। पुअर मोटिलिटी इन द सेंस कि स्पर्म की संख्या तो ठीक है, स्पर्म तो मान दो 20 मिलियन जो है, ठीक है, 20 मिलियन पर ml है या पर क्यूबिक mm है। ठीक है, उतने तो हैं पर क्यूबिक, मैंने ml बोला था, पर क्यूबिक mm होता, वो ml नहीं होता। तो उसमें स्पर्म काउंट तो ठीक है, काउंट तो ठीक है, लेकिन उसमें सारे के सारे जो है वो बेकार वाले आदमी हैं। मान लो मेरे साथ फौज तो खड़ी है, 10 लड़के खड़े हैं, लेकिन सारे के सारे एक से बढ़कर एक नालायक हैं। तो दोस्तों जब 10 लड़के खड़े हैं पर 10 से क्या मतलब है, सारे के सारे नालायक हैं। चाहे तो 5 ही आदमी खड़े हो मेरे पीछे, लेकिन वो दमदार होने चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि स्पर्म काउंट तो नॉर्मल होता है, ठीक है, सॉरी, काउंट तो जो है वो हमारे पास में नॉर्मल रहेगा, लेकिन जो मोटिलिटी है, जो स्पर्म की गति करने की जो कैपेसिटी है वो सही तरीके से नहीं होगी, उसमें 90% स्पर्म जो है वो काम के ही नहीं है। ये होता है पुअर मोटिलिटी, दैट इज कॉल्ड एस्टेनोजोस्पर्मिया। नेक्स्ट आ जाता है दैट इज कॉल्ड टेट्रोजोस्पर्मिया। टेट्रोजोस्पर्मिया होता है एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी। एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है स्पर्म ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास में जैसे नॉर्मली स्पर्म है, ठीक है, स्पर्म तो ठीक है, ये स्पर्म है, नॉर्मली स्पर्म ठीक है, लेकिन काउंट भी ठीक है। देखो काउंट भी ठीक है, ओके, काउंट ओके ओके, ठीक है। मोटिलिटी, मोटिलिटी इन द सेंस ये जो मूव कर रहे हैं, ठीक है, मूव कर रहे हैं, बिल्कुल मूव कर रहे हैं, वहां तक फेलोपियन ट्यूब तक पहुंच रहे हैं। पूर्ण मोटिलिटी में तो वो मूव नहीं कर रहे थे, इसलिए वो वहां ओम तक नहीं पहुंच पा रहे थे, तो फिर दिक्कत थी। ठीक है, तो पूर्ण मोटिलिटी में अब यहां पे मोटिलिटी भी जो है वो ठीक है, ये भी ओके ओके, लेकिन मोर्फोलॉजी खराब है। मोर्फोलॉजी इन द सेंस जैसे इसका हेड है, हेड के ऊपर लाइसोसोम प्रेजेंट होता है, लाइसोसोम जो है वो प्रेजेंट होता है। अब ये कई बार लाइसोसोम एब्सेंट हो जाए, अब वहां पहुंच के भी क्या कर लेगा, काउंट ठीक है, सारी चीज ठीक है, स्पर्म वहां तक पहुंच भी गए, लेकिन अब वो एक को जो है वो पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे, तो ये भी तो दिक्कत है। तो ये हो गए हमारे पास में स्पर्म फैक्टर, लो काउंट, पुअर मोटिलिटी, एबनॉर्मल मोर्फोलॉजी। अभी सारी चीज आएगी कि किस तरीके से ये काम करते हैं। ठीक है, लास्ट आ जाता है कंबाइंड या अनएक्सप्लेन्ड, यानी कि मेल का हमने पढ़ लिया, फीमेल का पढ़ लिया, दोनों के रीजन पढ़ लिए। अब आता कंबाइंड या अनएक्सप्लेन्ड। 10 से 20% केसेज ऐसे होते हैं जिसमें हमारे पास में एग्जैक्ट आइडेंटिफाइड कोजेज नहीं होते हैं कि ये इनफर्टिलिटी मेल की वजह से हो रही है या ये इनफर्टिलिटी जो है वो फीमेल की वजह से हो रही है। वो कोजेज हमें पता ही नहीं चले। जब हमने इनफर्टिलिटी देखी थी तो हमने बताया था कि 3 कोजेज हो सकते हैं, मेल, फीमेल और कंबाइंड। ठीक है, 40% मेल, 40% फीमेल, 20% अप्रोक्सीमेटली जो है वो कंबाइंड होते हैं। तो हमने पहले फीमेल का पढ़ लिया, उसमें सारी चीज पढ़ ली, यूट्रस भी पढ़ लिया, हार्मोनल भी पढ़ लिया, फैलोपियन ट्यूब भी पढ़ लिया, ओवेरी भी पढ़ लिया, सर्विक्स भी पढ़ लिया। फिर हमने मेल का देखा, मेल में भी हमने 40% रीजन होता है मेल, उसमें भी हमने हार्मोनल पढ़ लिया, टेस्टिज पढ़ लिया, पोस्ट टेस्टिकुलर पढ़ लिया, स्पर्म पढ़ लिया। ठीक है, अब आता है हमारे पास में मिक्स्ड वाला। मिक्स्ड वाला मतलब दोनों को मिला के या अनएक्सप्लेन्ड, वो होता है 10 to 20%, जिसमें हमें पता ही नहीं होता कि इनफर्टिलिटी जो है वो क्यों हो रही है। क्लियर है, तो ये हो गया बेसिकली हमने कोजेज पढ़े हैं। अभी तक हम सिर्फ कोजेज पे पहुंचे हैं, अब हम रिस्क फैक्टर भी पढ़ेंगे, फिर किस तरीके से हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे उसको भी हम लेंगे। तो नेक्स्ट आ जाता है रिस्क फैक्टर, यानी कि ये तो हो गए एग्जैक्ट कोजेज। रिस्क फैक्टर क्या होता है कि ये डायरेक्टली किसी चीज को कोज नहीं करते हैं, लेकिन ये उस चीज को बढ़ावा जरूर देते हैं। ठीक है, डायरेक्टली उस चीज को जो है वो कोरिलेट नहीं करते हैं, लेकिन उस चीज को बढ़ावा देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एज की अगर हम बात करें तो मोर देन 35 ईयर्स जो है वो होती है, तो उसमें जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे इनफर्टिलिटी बढ़ेगी, इसलिए जहां तक हो सके टाइम पे जो हो बच्चे पैदा कर लेने चाहिए। ठीक है, उसमें क्या होता है, ओवेरियन जो है वो रिवर्स होने लग जाती है, और आपको पता है 45 एज के बाद तो मीनोपॉज चालू हो जाता है, फिर तो एमसी साइकिल भी जो है वो बंद हो जाता है। नेक्स्ट, स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग यूजेज। ठीक है, ड्रग एब्यूज। अगर मेल फीमेल कोई भी, फीमेल ज्यादा अफेक्ट करती है, ध्यान रखना, फीमेल जो है वो अल्कोहल स्मोकिंग उस पर ज्यादा इफेक्ट करता है देन कंपेयर टू मेल। ठीक है, इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि मेल पी सकते हैं, हालांकि इफेक्ट तो मेल फीमेल दोनों करते हैं, लेकिन स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग एब्यूज, ये सारी की सारी चीजें जो है वो होने से आगे जो है वो इनफर्टिलिटी हो सकती है। ठीक है,
नेक्स्ट ओबिसिटी और अंडरवेट, अगर कोई क्लाइंट बहुत ज्यादा मोटा है तो भी दिक्कत है, और अगर कोई क्लाइंट बहुत ज्यादा पतला है तो भी दिक्कत है, ध्यान रखना, ठीक है। ओबिसिटी या अंडरवेट है तो दोनों में जो है वो चीज दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट आता है क्रोनिक मेडिकल कंडीशन। क्रोनिक मेडिकल कंडीशन इन द सेंस जैसे डायबिटीज हो सकती है, ऑटो इम्यून डिजीज हो सकती है, तो ये डिजीज भी जो है वो हमारे पास में इनफर्टिलिटी को जो है वो कोज करती है। नेक्स्ट आता है एक्सपोजर टू टॉक्सिन्स, रेडिएशन, रेडिएशन या टॉक्सिन से जो है वो एक्सपोजर होता है, तो ये सारी चीजें हमारे पास में इनफर्टिलिटी को कोज करती है। समझ में आ गया। ये रिस्क फैक्टर है, एज अगर 35 से एज से ऊपर जा रही है तो दिक्कत करेगी, स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग एब्यूज है तो फिर दिक्कत हो सकती है, ओबिसिटी, अंडरवेट है तो भी दिक्कत हो सकती है, मेडिकल कंडीशन डायबिटीज, ऑटोइम्यून डिजीज है तो भी हमारे पास में इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ सकते हैं, और टॉक्सिन्स का एक्सपोजर हो गया तो भी इनफर्टिलिटी के चांसेस जो है वो बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्लिनिकल इवैल्यूएशन, ठीक है, कैसे जो है वो हम पता लगाएंगे कि इस पर्सन को जो है या इनको इनफर्टिलिटी है। पहली बात तो रिजल्ट से हमें पता चल रहा है कि 12 महीने तक लगातार जो है वो कंसीव करने के बाद में भी जो है वो बच्चा डिलीवरी नहीं हो रहा है, तो इन द सेंस इनफर्टिलिटी है। बाकी क्लिनिकल में हम सबसे पहले हिस्ट्री टेकिंग लेंगे, देन उसके बाद हिस्ट्री में लिखें कब आपकी शादी हुई, क्या हुआ, कितना इंटरकोर्स हो रहा है, ये सारी चीजें। नेक्स्ट ड्यूरेशन ऑफ इनफर्टिलिटी, ड्यूरेशन चेक करेंगे कि कितने साल से आप इनफर्टिलिटी से सफर कर रहे हो, 2 साल हो गई, 5 साल हो गई, कई कई कपल्स कहते हैं कि हमारी शादी को जो है वो 8 साल हो गई, कोई कहते हैं 5 साल हो गई, कोई कहते हैं 10 साल हो गई, तो हमें बच्चा कंसीव नहीं, तो वो हो गया हमारे पास में ड्यूरेशन ऑफ इनफर्टिलिटी। नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन हिस्ट्री, ऑफ कोर्स वो तो सबसे इंपॉर्टेंट है, मेंस्ट्रुएशन हिस्ट्री चेक करेंगे कि टाइम पे आता है या नहीं आता है, या एब्सेंट है, कम ज्यादा, वो सारी चीजें। देन पास्ट ऑब्स्ट्रक्टिव हिस्ट्री, पहले कभी एक बार भी कंसीव हुआ है या नहीं हुआ, मान लो कंसीव तो हुआ है लेकिन वो आगे डिलीवरी तक नहीं पहुंच पाया, तो उसकी हिस्ट्री चेक करेंगे। देन सेक्सुअल हिस्ट्री भी चेक करते हैं, कितने टाइम पे इंटरकोर्स होता है, कैसे होता है, ये सारी चीजें। पास्ट इन्फेक्शन और सर्जरी, उसकी भी, क्यों, क्योंकि ये भी मेजर रोल प्ले करती है, ठीक है। पहले कभी कोई इन्फेक्शन तो हुआ है या नहीं हुआ है, पीआईडी हुआ है या नहीं हुआ है, मेल से भी पूछेंगे, फीमेल से ये दोनों चीज जो है वो मेल फीमेल दोनों से पूछी जाएगी। ऐसा नहीं है कि अब मैं मेल फीमेल अलग चला हूं, अब मैं इनफर्टिलिटी को ले रहा हूं, कंबाइंड ले रहा हूं। एंड लाइफ स्टाइल फैक्टर्स, क्या है, एल्कोहल कंजप्शन, सिगरेट स्मोकिंग, वो लाइफ स्टाइल फैक्टर्स के बारे में जो है वो पूछा जाएगा। देन उसके बाद आएगा हमारे पास में एग्जामिनेशन, क्या क्या एग्जामिनेशन करते हैं उसको हम ले लेते हैं। तो एग्जामिनेशन में सबसे पहले हम जनरल एग्जामिनेशन करते हैं, फिर पेल्विक एग्जामिनेशन मेल का करेंगे, और फिर जेनेटल एग्जामिनेशन, सॉरी, पेल्विक एग्जामिनेशन फीमेल का करेंगे, एंड फिर जेनेटल एग्जामिनेशन मेल का करेंगे। तो जनरल एग्जामिनेशन में हम क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले बीएमआई चेक करते हैं, ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स चेक करते हैं। बॉडी मास इंडेक्स की भी मैंने क्लास जो है वो यहाँ पे ले रखी है, ठीक है, बुलेट सीरीज के अंदर जो है वो आप देख सकते हो, बॉडी मास इंडेक्स की क्लास जो है मैंने ले रखी है, वहां पे देख सकते हो। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन द सेंस कि किस तरीके से आपके पास में जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, ये सारी चीजें जो है वो पूछेंगे। नेक्स्ट पेल्विक एग्जामिनेशन इन फीमेल, उसमें हम देखेंगे कोई मास तो नहीं है, कोई टेंडरनेस तो नहीं है, ये सारी चीजें चेक करेंगे। एंड जेनेटल एग्जामिनेशन मेल में चेक करेंगे, टेस्टिज चेक करेंगे, टेस्टिज की साइज चेक करेंगे, वेरिकोसील तो नहीं है, ये सब चीजें मोटा मोटी जो है वो चेक करेंगे। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन पे आ जाएंगे। ये तो था हमारे पास में नॉर्मल एग्जामिनेशन, मतलब फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया। अब आ जाएगा कि इन्वेस्टिगेशन हम क्या क्या करेंगे। इन्वेस्टिगेशन फिर वही दोनों अलग अलग चलेंगे। इन्वेस्टिगेशन में हमारे पास में दोस्तों दोनों चलेंगे, दोनों इन द सेंस कि मेल का भी चलेगा और फीमेल का भी चलेगा। सबसे पहले हम इन्वेस्टिगेशन में ले लेते हैं फीमेल। भाई हमने हिस्ट्री कलेक्ट कर ली है, फाइंड आउट कर लिया है, पता लगा लिया है कि चलो ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई मेल फीमेल हमारे पास में है, उन्होंने कहा है कि हमारी शादी को जो है वो 8 साल हो चुके हैं, ठीक है, हमारी शादी जो है वो मेरी 23 साल की में, इसकी जो है वो 21 साल की उम्र में हमारे पास में शादी हो चुकी है। पहले हम साथ नहीं रहते थे, लेकिन पिछले 5 साल से जो है या पिछले 4 साल से तो हम बिल्कुल साथ रह रहे हैं, फिर भी हम बच्चा जो हो कंसीव नहीं कर पा रहे। सारी हिस्ट्री आपने कलेक्ट कर ली, ठीक है। अब उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करवाओगे। इन्वेस्टिगेशन करवाओगे तो उसमें क्या क्या करोगे, सबसे पहले फीमेल में करेंगे ओव्यूलेशन असेसमेंट करेंगे। ओव्यूलेशन असेसमेंट इन द सेंस कि ओव्यूलेशन किस टाइम पे होता है, कितना होता है, वो हमारे पास में बेसल बॉडी टेम्परेचर चार्ट्स के द्वारा जो हम पता लगा सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे सीरम प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, सीरम प्रोजेस्टेरोन देखेंगे, वो भी बिल्कुल 21 दिन पे हम देखेंगे। 21 दिन पे जो है वो पीक पे होता है। क्या होता है दोस्तों, ये जो हमारे पास में
21 डेज पे जो है वो पीक पे होता है। तो आपने जब मैंने मेंस्ट्रुएशन साइकिल पढ़ाया था तो वहां पे देख सकते हो कि एस्ट्रोजन कब बढ़ता है, प्रोजेस्टेरोन कब बढ़ता है, तो वहां पे जब पूरा साइकिल देखोगे तो पता चलेगा कि 21 डेज के ऊपर जो है वो ये पीक पे होता है। तो उस टाइम पे हम प्रोजेस्टेरोन लेवल जो है वो चेक करेंगे। नेक्स्ट आता है एलएच श्यूरेज डिटेक्शन टेस्ट, ठीक है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन को जो है वो डिटेक्ट करेंगे। देन उसके बाद हार्मोनल टेस्ट करते हैं। हार्मोनल टेस्ट में हम कौन कौन से हार्मोनल करेंगे, एफएसएच फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन चेक करेंगे, एलएच ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन चेक करेंगे। सारी फुल फॉर्म इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास में क्लास बहुत लंबी हो चुकी है और भी लंबी हो जाएगी, इसलिए फटाफट मैंने पहले ही कहा था क्लास थोड़ी सी लंबी है, इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा लिखिएगा। हालांकि ये चीज मैंने करवा भी रखी है, एलएच एफएसएच ये सारी चीजें मैंने थायराइड ग्लैंड के अंदर करवा रखी है। लगभग 90 नंबर की बुलेट सीरीज होगी, उसके अंदर पूरी चीज करवा रखी है, ठीक है। तो हार्मोनल टेस्ट की बात करें तो एफएसएच हो गया, एलएच हो गया, टीएसएच हो गया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया, प्रोलेक्टिन हो गया, ठीक है, प्रोलेक्टिन मतलब प्रोलेक्टिन हार्मोन है उसको चेक करेंगे, एएमएच एंटी म्यूलेरिन हार्मोन हो गया। ये सारे हार्मोन जो है वो हम चेक करेंगे, देखेंगे कि ये सारे के सारे हार्मोन जो है वो अपनी नॉर्मल वैल्यू में है या नहीं है, या किसी की डेफिशिएंसी तो नहीं है। नेक्स्ट पेल्विक अल्ट्रासाउंड करेंगे। ऑफ कोर्स पेल्विक अल्ट्रासाउंड में हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हम एंटीनेटर फॉलिकल काउंट हम देखेंगे, यूट्राइन स्ट्रक्चर देखेंगे कि कोई सेप्टम तो नहीं है, कोई कैविटी तो नहीं बनी हुई है, कोई एंडीमेट्रोसिस तो नहीं हुआ, वो सारी चीजें। उसके बाद एचएसजी हिस्टेरो सेल्फेंजियोग्राफी देखेंगे। इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, ट्यूबल पेटेंसी देखेंगे, ट्यूबल को चेक करेंगे, जो फेलोपियन ट्यूब है, ठीक है, ये होगा हमारे पास में जो फेलोपियन ट्यूब है उसको हम चेक करेंगे। उसमें हिस्टेरो सेल्फेंजियोग्राफी, सेल्फेंजियोग्राफी जो है वो होता है विजुअलाइजेशन ऑफ फेलोपियन ट्यूब, उसमें हम चेक करेंगे, ट्यूबल पेटेंसी देखेंगे कि ट्यूब जो हो बिल्कुल करेक्ट सही है या नहीं है, ठीक है, उसमें ल्यूमन बिल्कुल खुला है या नहीं है, कहीं पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, कहीं कोई ट्यूमर तो नहीं है, वो सारी चीजें जो है वो हम चेक करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में लेप्रोस्कोपी एंड हिस्टेरोस्कोपी देखेंगे। ये गोल्ड स्टैंडर्ड है फॉर पेल्विक पैथोलॉजी। पेल्विक पैथोलॉजी के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, उसमें सारी चीज पता चल जाएगी लेप्रोस्कोपी एंड हिस्टेरोस्कोपी में कि कोई एंड्रोमेट्रोसिस, कोई सेप्टम, कोई चीज, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये सारे के सारे टेस्ट करेंगे हम दोस्तों फीमेल के अंदर। ओविलियन असेसमेंट, बेसल बॉडी टेम्परेचर, सीरम प्रोजेस्टेरोन, एलएच टेस्ट, हार्मोनल, एलएच, एफएसएच, टीएसएच, प्रोलेक्टिन, एएमएच, पेल्विक अल्ट्रासाउंड, हिस्टेरोसेल्फेंजियोग्राफी, लेप्रोस्कोपी एंड हिस्टेरोस्कोपी करेंगे। मेल के अंदर हम क्या क्या करेंगे उसको हम ले लेते हैं। तो दोस्तों मेल के अंदर तो पहली चीज तो आ गई हमारे पास में, ऑलरेडी हमने फिजिकल एग्जामिनेशन तो कर ही लिया है। फिजिकल एग्जामिनेशन में हमने देख लिया कि वेरिकोसील तो नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद जो है हमारे पास में टेस्टिस नॉर्मल है या नहीं है, नॉर्मल हमने देख लिया। अब हमारे पास में मेन चीज बची है सीमन एनालिसिस, ठीक है, मेन चीज वही है। तो अब हम करेंगे सीमेन एनालिसिस। सीमेन एनालिसिस हम जो है वो 2-3 सैंपल्स लेंगे 4 वीक अपार्ट, ठीक है, 4 वीक के अंतराल पे लेंगे, 2-3 सैंपल लेंगे। नॉर्मल WHO के अनुसार, WHO 2021 के अंदर जो है वो उसकी नॉर्मल वैल्यू दी है सीमन की, क्या दी है, वॉल्यूम जो है वो हमेशा 1.5 ml से ज्यादा होनी चाहिए। देखा जाए तो बेसिकली जो है हमारे पास में 1.5 से 5 ml जो है वो हमारे पास में होती है, ठीक है। नॉर्मल अगर हम बात करते हैं तो नॉर्मल जो है वो हमारे पास में नॉर्मल वॉल्यूम जो है वो कितना होता है दोस्तों, नॉर्मल वॉल्यूम जो है वो हमारे पास में होता है 1.5 से 5 ml जो है वो हमारे पास में नॉर्मल वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास में नॉर्मल वैल्यू वॉल्यूम होती है। अगर 1.5 ml से कम आ रही है तो हम कह सकते हैं कि कोई ना कोई जो है वो प्रॉब्लम है। नेक्स्ट आता है स्पर्म काउंट। स्पर्म काउंट की अगर हम बात करें तो स्पर्म काउंट जो है वो हमारे पास में 15 मिलियन पर ml से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। हालांकि अगर देखा जाए तो ये 15 मिलियन, और 1 मिलियन में कितना होते हैं दोस्तों, 1 मिलियन के अंदर होता है 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख। अब देखो कितने होते हैं, ठीक है, 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख, ठीक है। 1 मिलियन के अंदर जो है वो 10 लाख होते हैं, ठीक है। तो 10 मिलियन से जो है वो हमारे पास में क्या होने चाहिए दोस्तों, ऊपर होनी चाहिए पर ml, ठीक है। प्रोग्रेसिव मोटिलिटी की बात करें तो प्रोग्रेसिव मोटिलिटी जो है वो लगभग 32% से ऊपर होनी चाहिए। नॉर्मल की अगर हम बात करें तो ये लगभग जो है वो 45% से लेके 60% तक होती है, ठीक है, ये हमारे पास में। तो ये कम से कम 32%, यानी कि जितने हमारे पास में स्पर्म है उसमें 45 से 60% वाले तो जो है मोटिलिटी होनी चाहिए। मॉर्फोलॉजी की बात करें तो लगभग 4% जो है वो नॉर्मल फॉर्म में होनी चाहिए, यानी कि जितने भी हमारे पास में स्पर्म है, ठीक है, मान सकते हैं आधे खराब होंगे, लेकिन कम से कम आधे तो सही हो, आधे भी नहीं हो तो कम से कम 10% हो।
4% से ज्यादा तो कम से कम होनी ही चाहिए, उससे भी अगर कम है तो फिर वो कंसीव नहीं कर पाएगा। ठीक है, देन उसके बाद हार्मोनल प्रोफाइल देखेंगे। हार्मोनल प्रोफाइल में हम एफएसएच, एलएच, टेस्टोस्टेरोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ये सारी चीजें जो है वो हम देखते हैं। ठीक है, स्क्रोटल अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, किसके लिए? वेरिकोसील के लिए, वो हम फिजिकल एग्जामिनेशन में भी देख सकते हैं। एंड जेनेटिक टेस्ट फॉर सीवियर ओलिगोस्पर्मिया, एजोस्पर्मिया। अगर मान के चलिए सीवियर ओलिगोस्पर्मिया या सीवियर एजोस्पर्मिया, स्पर्म काउंट बहुत ही कम है, यहां तो जैसे 15 मिलियन पर ml तो होना ही चाहिए, लेकिन बहुत ही कम है, तो फिर उसका रीजन ये पता होना चाहिए, कहीं ना कहीं कोई जो जीन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इन चीजों के लिए। ठीक है, तो ये हम मेल के अंदर करते हैं। क्लियर? ये हो गया हमारे पास में सारी चीजें। अब आ जाती है हमारे पास में मैनेजमेंट, किस तरीके से आप इनफर्टिलिटी को जो है वो मैनेज करोगे। ठीक है, तो इनफर्टिलिटी को मैनेज करने के लिए आपको रटने की जरूरत नहीं है दोस्तों, सिर्फ सिंपल जो है वो समझना है। समझना यही है कि मान के चलिए हार्मोनल इम्बेलेंस के कारण हो रहा है, तो उसको हार्मोन दो प्रॉपर। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन सही तरीके से नहीं हो रहे, तो एलएच, एफएसएच, वो सारी चीजें। ठीक है, एक्चुअली करते भी ऐसे ही हैं। पहले हम इस स्लाइड को कंप्लीट कर लेते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो पहले ही ले लेते हैं। एक्चुअली जब भी कोई क्लाइंट जाता है, ठीक है, क्लाइंट जाने के बाद कहता है कि इनफर्टिलिटी से सफर कर रहा है, तो सबसे पहले क्या करता है कि जो भी हमारे पास में गायनोकोलॉजिस्ट है, वो सबसे पहले इनके सीमन वगैरह ये सब चीजें कलेक्ट करते हैं, जितने भी सैंपल है वो सारे कलेक्ट कर लिए, एग्जैक्ट जो है वो कोजेज आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट कोजेज आइडेंटिफाई करने के बाद में जो है वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। अब ट्रीटमेंट स्टार्ट करने में क्या होता है, जैसे मान लो कोजेज आ गया कि हार्मोनल एबनॉर्मलिटीज, तो फिर उसको हार्मोन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। ठीक है, हार्मोनल इंजेक्शन दिया जाता है, हार्मोन का लेवल जो है वो नॉर्मल किया जाता है। मान के चलिए ओव्यूलेशन नहीं हो रहा, ठीक है, तो फिर उसको इंजेक्शन दिए जाते हैं, मेडिसिन दिए जाते हैं, ताकि ओव्यूलेशन सही तरीके से हो। ठीक है, और मान के चलिए कि किसी को फेलोपियन ट्यूब में प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर फेलोपियन ट्यूब को ओपन किया जाता है। ठीक है, मान के चलिए कि किसी के स्पर्म है तो सही, लेकिन उनमें मोटिलिटी नहीं है। ठीक है, मोटिलिटी नहीं है, तो हम कोशिश ये करते हैं कि स्पर्म को मूव ना करना पड़े, स्पर्म को हम डायरेक्ट ओम के पास जाके छोड़ देंगे। ठीक है, तीसरी चीज आती है कि कई बार क्या होता है कि सर्वेक्स में जो हो पीएच की एबनॉर्मलिटी आती है, तो हम डायरेक्ट सीमन को निकाल के डायरेक्ट जो हो फेलोपियन ट्यूब में छोड़ देंगे। नेक्स्ट कंडीशन क्या आती है कि मान के चलिए कि वो सही तरीके से नेडेशन नहीं हो चुका, इंप्लांट सही तरीके से नहीं हो पा रहा, तो हम क्या करेंगे, ओम को बाहर निकाल लेंगे, देन उधर से स्पर्म को बाहर निकाल लेंगे, दोनों को जो हो हम क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन ट्यूब के अंदर करवा लेंगे। फिर जैसे वो हमारे पास में मोरोला वाली कंडीशन आएगी, उसको वापस से यूट्रस के अंदर जो हो वो ट्रांसफर कर देंगे। इसको हम कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, विट्रो का मतलब टेस्ट ट्यूब। ठीक है, वीवो और विट्रो दो चीज होती है, वीवो होता है ह्यूमन बींग और विट्रो होता है हमारे पास में टेस्ट ट्यूब। तो ऐसे कर देंगे। या फिर मान के चले स्पर्म इतना वीक है कि वो हमारे पास में ओवम को पेनिट्रेट ही नहीं कर पा रहा, तो हम क्या करेंगे, उस ओवम में इंजेक्शन की सहायता से सीधा उस स्पर्म को उस ओवम के अंदर ही डाल देंगे। तो ये चीज हो सकती है। लास्ट सपोज करो उसकी फीमेल उसको सपोर्ट ही नहीं करे, मान लो यूट्रस सही तरीके से ही नहीं बना हुआ है, हमने सर्जरी कर दी फिर भी यूट्रस सही तरीके से नहीं बना हुआ, तो हम क्या करते हैं, ओवम ले लेते हैं, स्पर्म ले लेते हैं, देन उसके बाद जो है वो टेस्ट ट्यूब बेबी करते हैं। जैसे आएगा तो सेरोगेसी, सेरोगेसी आपने सुना होगा। ठीक है, एक मूवी भी थी, मुझे नाम तो नहीं पता, शायद कुछ कुछ होता है, आई डोंट नो, मुझे मूवी मैं कम देखता हूँ, जिसमें सलमान खान होता है, रानी मुखर्जी होती है, एक और होता है, तो जिसमें उसको लेडीज को लेते हैं सरोगेसी के लिए, वो उसके बच्चे को जो है वो जन्म देती है, तो वो होता है सरोगेसी। वैसे तो सरोगेसी आपको पता ही है, इतना समझाने की क्या जरूरत है। ठीक है, तो वो फिर लास्ट सेरोगेसी होता है। तो 1 बाय 1 करके लेते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट में आ गया हमारे पास में सबसे पहले जनरल मेजर्स। जनरल मेजर्स में हम क्या करेंगे, काउंसल बोथ पार्टनर्स, दोनों पार्टनर्स को जो है वो हम काउंसल करते हैं कि आपको डाइट वगैरह इस तरीके से, आप में ये हार्मोन की कमी आ रही है जिसकी वजह से ये हो रहा है। फीमेल में है तो फीमेल का हम बताएंगे कि आप में इसकी वजह से ये सारी चीजें आ रही है, मेल है तो मेल में हम बताएंगे ये सारी चीजें जो है वो हम देखेंगे। तो काउंसल करेंगे बोथ पार्टनर्स को। देन उसके बाद हेल्दी डाइट एंड एक्सरसाइज। ठीक है, हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज के लिए जो है वो हम क्या करेंगे दोस्तों, बताएंगे। क्यों? क्योंकि आपको ही पता है दोस्तों, हेल्दी डाइट से जो है वो हमारे पास में सारी चीजें जो है वो नॉर्मल कंडीशन में जो है वो चलती है। तो हेल्दी डाइट और इन सब के बारे में जो है वो बताएंगे। देन उसके बाद आता था हमारे पास में अवॉइड स्मोकिंग एंड अल्कोहल। अल्कोहल और
स्मोकिंग को जो है वो अवॉइड करेंगे। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें भी जो है वो हमारे पास में रिस्क फैक्टर के रूप में आती है। ऑलरेडी हमने जो है वो डिस्कस किया था कि स्मोकिंग अगर करते हैं, अल्कोहल लेते हैं या एक्सेसिव कैफीन लेते हैं तो हमारी चीजों को जो है वो दिक्कत करती है। नेक्स्ट आ गया स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत अच्छी चीज है। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, स्ट्रेस से भी जो है वो इनफर्टिलिटी होती है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आपने देखा होगा दोस्तों कि जितने भी बड़े बड़े लोग हैं उनमें इनफर्टिलिटी देखने को मिलती है। मिलती है नहीं होती? क्योंकि उनके ऊपर बहुत स्ट्रेस होता है। कंपनी का स्ट्रेस, कंपनी चलाने का स्ट्रेस, शेयर मार्केट का स्ट्रेस, करोड़ों का लेखा जोखा, इतने स्ट्रेस में रहते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। तो स्ट्रेस की वजह से भी जो है वो स्पर्म काउंट लो होता है। आपने ये भी देखा होगा कि जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, आराम से पी के पड़े रहते हैं, कोई टेंशन नहीं होती, उनके बच्चे बिल्कुल होते हैं, उनमें इनफर्टिलिटी होती ही नहीं है। ठीक है, तो ये भी है, स्ट्रेस भी बहुत बड़ी है। तो स्ट्रेस भी लो तो बच्चे पैदा होने के बाद लेना है, उससे पहले मत लेना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये हो गया स्ट्रेस मैनेजमेंट। नेक्स्ट आता है स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इन द सेंस कि किस में क्या क्या करवाएंगे। तो फीमेल में हम क्या करेंगे, तो दोस्तों अगर फीमेल में प्रॉब्लम है तो फीमेल में हम करवाएंगे। फीमेल में सबसे पहले हम कराएंगे ओव्यूलेशन इंडक्शन। अगर मान लीजिए ओव्यूलेशन सही तरीके से नहीं हो पा रहा है तो सही तरीके से ओम का जो है वो निर्माण करेंगे। ये तो सबसे पहली चीज है। ओम में नहीं बनेगा तो फर्टिलाइजेशन किस तरीके से किसका होगा, तो वन बाय वन करके चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ओव्यूलेशन इंडक्शन करेंगे जिसमें हम दोस्तों क्लोमिफेन सिट्रेट देते हैं, देन लेट्रोजोल देते हैं, देन गोनेडोट्रोपिन्स देते हैं ताकि ओव्यूलेशन जो है वो नॉर्मल और प्रॉपर तरीके से हो सके। नेक्स्ट आ जाता है ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइन एंडोक्राइनोपैथीज। ठीक है, यानी कि हम जो है वो ट्रीटमेंट देंगे जो भी हमारे पास में एंडोक्राइन से रिलेटेड है। एफएसएच की कमी आ रही है, एलएच की कमी आ रही है, पिट्यूटरी में दिक्कत आ रही है, तो वो सारी चीजों को हम ठीक करेंगे। नेक्स्ट सर्जिकल करेक्शन करेंगे। सर्जिकल करेक्शन क्या, अगर मान के चलिए यूट्रस के अंदर सेप्टम है या मायोमेक्टमी हम करेंगे, मतलब जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, कहीं पे भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा था, कोई ट्यूमर आ रहा था, कोई सेप्टम आ रहा था, उसको हम जो है वो रिमूव करेंगे। नेक्स्ट लेप्रोस्कोपिक एडेनोलाइसिस एंडोमेट्रियोसिस एब्रेशन। लेप्रोस्कोपिक एडिस्यूलाइसिस, ठीक है, ध्यान से समझना, लेप्रोस्कोपिक एडिशनोलाइसिस यानी कि कहीं पे भी ट्यूब पिचकी हुई है, इसको लेप्रोस्कोपी की सहायता से ओपन कर देंगे, इसको हम कहते हैं लेप्रोस्कोपिक एडिशनोलाइसिस। एंड एंड्रोमेट्रियोसिस एब्लेशन। एंड्रोमेट्रियोसिस एब्लेशन में हम क्या करेंगे, जो एंड्रोमेट्रियोसिस की कंडीशन थी उसको जो है वो हम रिमूव करेंगे, ठीक करेंगे। ये तो हो गया मेल के अंदर, सॉरी फीमेल के अंदर। मेल के अंदर हम क्या करेंगे दोस्तों, मेल के अंदर हमारे पास में करेंगे ट्रीट इन्फेक्शन, अगर कोई इन्फेक्शन है वो ठीक करेंगे। एंड वेरिकोसिल रिपेयर। मेल के अंदर मेन जो है वो हमारे पास में वेरिकोसिल्स की वजह से जो है वो इनफर्टिलिटी थी, तो वेरिकोसिल को जो है वो ठीक करेंगे। नेक्स्ट आता हार्मोनल थेरेपी फॉर हाइपोगोनेडिज्म। ठीक है, हार्मोनल थेरेपी देंगे। हाइपोगोनेडिज्म मतलब गोनेड सही तरीके से डेवलप नहीं हुए तो हार्मोनल थेरेपी देंगे, उसमें हम एफएलएच एफएसएस। अगर आपने इटियोलॉजी सही तरीके से पढ़ रखी ना तो मैनेजमेंट जीरो है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट सर्जिकल करेक्शन ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। मान लो वास्ट डिफरेंशियल जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट है, ठीक है, या वास्टर डिफरेंस और एबनॉर्मली जो है वो जन्मजात ही नहीं है, तो उसको सर्जिकल तरीके से जो है वो करेक्ट करेंगे। एंड एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट जो है वो देंगे, ये हम मेल के अंदर करेंगे। क्लियर है? उसके बाद आता हमारे पास में एआरटी, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी नहीं है, ये असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है। तो एआरटी अगर आ जाए तो एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी नहीं है, जो कि एचआईवी एड्स में हम देते हैं, ये है हमारे पास में असिस्ट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। असिस्ट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में हमारे पास में 4 स्टेप है। पहला है आईयूआई, सेकंड आईवीएफ, थर्ड इक्सी एंड फोर्थ डोनर सेरोगेसी। अब देखो इसमें क्या है, इसको भी रटने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी ये भी मैंने आपको बता दिया था। इसमें हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जैसे आईयूआई, ठीक है, इन यूट्राइन इंसेमिनेशन। इन यूट्राइन इंसेमिनेशन में क्या करते हैं कि स्पर्म को हम लेते हैं और डायरेक्ट नीडल की सहायता से कहां पे डालते हैं, सीधा जो है वो हमारे पास में ओम के पास डाल दिया जाता है। नॉर्मली कंडीशन में क्या होता है, ठीक है, नॉर्मली कंडीशन को मैं ले लेता हूं, दोनों को ले लेता हूं, ठीक है, दोनों को ले लेता हूं। नॉर्मल कंडीशन में 2 स्लाइड लूंगा मैं यहाँ पे, इसको मैं छोटा बना देता हूं और दूसरी मैं एक और लूंगा जो मेरे पास थी, इसको मैं क्रॉप कर दूंगा। यस, दैट्स गुड। ये लो और ये लो, ये देखो, दोनों को हम ले लेते हैं। नॉर्मल ये है हमारे पास में नॉर्मल प्रोसेस, ये नॉर्मल और ये है आईयूआई, दोनों कंडीशन ले लिया, ठीक है।
एन की बजाय मैं नॉर्मल लिख देता हूँ, नहीं कंफ्यूज हो गया। ये नॉर्मल है, पहला डायग्राम नॉर्मल है, दूसरा डायग्राम जो है वो आईयूआई का। नॉर्मल में क्या होता है, ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है, ये देखो यहाँ पे पेनिस है, यहाँ पे स्पर्म को छोड़ दिया, ठीक है। स्पर्म सीधे मूव करते हुए आगे जा रहे हैं, और ये स्पर्म आगे जाते 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 यहाँ पे जो है उनको ओम मिला, और वहां पे जा गए हैं, और वहां पे ओम को जाके जो है वो फर्टिलाइज किया। लेकिन अब प्रॉब्लम मान लो, ओम ठीक है, लेकिन उसकी मोटिलिटी नहीं है, वो सही तरीके से मूव नहीं कर पा रहे, ठीक है, वो सही तरीके से मूव नहीं कर पा रहे। ओम ठीक है, बिल्कुल ओके है, लेकिन वो मूव नहीं कर पा रहा, इसकी वजह से वो ओम के पास नहीं पहुंच पा रहा और फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा। तो इसमें हम कहते हैं आईयूआई, इन यूट्राइन इंसेमिनेशन, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। इसमें क्या करते हैं, जैसे ये नीडल हमारे पास में, ये नीडल में, ये हमारे पास में एक प्लास्टिक की नीडल आती है, वैसे मैंने आईवीएफ का काम सीखा हुआ इसलिए मैं बता रहा हूं। ये हमारे पास में प्लास्टिक की नीडल आती है, इसको सीधा, ये देखो यहाँ पेनिस तो यहीं तक रह जाता है, लेकिन ये सीधा हमारे पास में सर्विक्स यूट्रस को क्रॉस करते हुए न सिर्फ यहाँ पे बल्कि यहां तक छोड़ते हैं, यहां तक लाके जो है वो स्पर्म को छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो हो गई प्रॉब्लम, जो स्पर्म मोटिलिटी सही नहीं थी, जो स्पर्म मूव नहीं कर सकते, डायरेक्ट वहीं पे छोड़ दिया, ठीक है। इसको हम कहते हैं दोस्तों इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। नेक्स्ट जाती है आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। एक होता है इन विट्रो और एक होता है इन वीवो, दो कंडीशन सुनी होगी। इन विवो का मतलब होता है किसी भी लिविंग सेल्स के अंदर, और इन विट्रो का मतलब होता है आर्टिफिशियल, जैसे ट्यूब के अंदर। इन विट्रो टेस्ट मतलब टेस्ट ट्यूब के अंदर टेस्ट करना, और इन विवो का मतलब होता है सेल्स के अंदर टेस्ट करना। तो आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, उस एग को बाहर निकाल लिया जाता है, ठीक है। इसमें हमारे पास में टोटल जो है वो 6 प्रोसेस होती है। फर्स्ट में हम क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले ओविलिन स्टिमुलेशन करवाते हैं, यानी कि इंजेक्शन देंगे ताकि ओम सही तरीके से जो है वो प्रोड्यूस हो सके, अच्छा खासा ताजा ओम जो है वो प्रोड्यूस हो सके। उसके बाद क्या करते हैं, सीधा ये देखो नीडल डाला हमने, ठीक है, ये नीडल डाला और ओवेरी से उस ओम को पिकअप कर लिया, उस ओम को हमने कैच कर लिया, उस जो ओम फेलोपियन ट्यूब में जाना चाहिए था वहां न जाके उस एक को पिकअप कर लिया, एस्पिरेट कर लिया। सेकेंड स्टेज आगे, एस्पिरेट करने के बाद में हमने क्या किया है कि उस ओम को हमने, थर्ड चीज क्या किया, दूसरी साइड से हमने स्पर्म को ले लिया। स्पर्म तो आराम से निकल जाता है, ओवरी तो चलो पेट के अंदर होता है, लेकिन स्पर्म तो हम जो है वो दोस्तों बाहर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो स्पर्म को हमने बाहर सेपरेट कर लिया, ठीक है। तीसरी प्रोसेस होगी स्पर्म का जो है वो हमने प्रिपरेशन कर लिया। प्रिपरेशन इन द सेंस स्पर्म को हम अलग कर लेते हैं, देन उसके बाद खिला पिला के उसको मोटा ताजा करते हैं, एक्चुअली ये होता है, ठीक है। उसको केमिकल में डालते हैं ताकि स्पर्म जो है वो एक्टिव हो। केमिकल में डालने के बाद में क्या करते हैं कि हम अच्छे अच्छे स्पर्म अलग ले लेते हैं और जो वीक वाले स्पर्म है उनको हटा देते हैं। एक्चुअली ये स्पर्म प्रिपरेशन में किया जाता है, ठीक है। इतना डिटेल से अगर आपको याद हो ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप देखो स्पर्म प्रिपरेशन कर ले, मतलब कुल मिला के हमने अच्छे अच्छे छांट लिए, जैसे अनाज के टाइम पे हम अच्छे अच्छे दाने छांट लेते हैं वैसे स्पर्म प्रिपरेशन कर दिया। देन उसके बाद में क्या करते हैं कि उस ओवम को, ठीक है, और उस स्पर्म को जो है वो एक ट्यूब में जाके वैक्यूम पंप में जाके एक को फर्टिलाइजेशन करवा दिया, ठीक है। एक को फर्टिलाइजेशन करवाया, ठीक है, फर्टिलाइजेशन करवाया। देन उसके बाद ये फर्टिलाइजेशन, ये एम्ब्रियो, गेस्टुला, ब्लास्टुला, इसमें बढ़ जाते हैं, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है। फिफ्थ स्टेज में क्या होगा, एम्ब्रियो का जो है वो डेवलपमेंट हो जाएगा। एम्ब्रियो का जो है वो डेवलपमेंट होने के बाद में, ठीक है, अब ये डेवलप हो गया, अब उसके बाद में उसी एम्ब्रियो को जो है वो निडल की सहायता से सीधा यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे डाल देते हैं, एम्ब्रियो ट्रांसप्लांटेशन। यानी कि जो फेलोपियन ट्यूब में, जो ओवेरी में, जैसे ये ओवेरी है, यहां से ओम बना, देन फेलोपियन ट्यूब में आया, फिर फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर आगे आगे मूव करते करते ये फिर यूट्रस में यहाँ पे जाएगा, और ये यूट्रस में आते आते इसको लगभग जो है वो 6 डेज का जो है वो टाइम लग जाता है। वो सारा 6 डेज आपका यहाँ पे कंप्लीट हुआ और डायरेक्ट यहाँ पे जाके इम्प्लांट कर दिया। अब ये यहाँ पे ग्रोथ कर जाए, इसको हम कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ध्यान रखना ये क्वेश्चन नेक्स्ट एग्जाम में आ सकता है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, नेक्स्ट एग्जाम में आ सकता है। इसको बोलते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, वहां तक तो क्या, इसमें क्या करते हैं कि जो स्पर्म हमारे पास में जो एग है उसको अगर पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा तो डायरेक्ट उसको पेनिट्रेट कर देता है, पेनिट्रेट करके जो है वो वहां पे ठीक कर देता है। इसको बोलते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, सीधा डायरेक्ट जो है वो स्पर्म को यहां पे आके इंजेक्ट कर दिया जाता है। ये देखो, ये है हमारे पास में ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंसेमिनेशन,
ठीक है, स्पर्म इंसेमिनेशन। इसमें क्या करते हैं, ये जो हमारे पास में एग है, ठीक है, ये हमारे पास में एग है और ये एग का साइटोप्लाज्म है, ठीक है, ये एग है, एक साइटोप्लाज्म है। इसको पहले होल्ड करके डायरेक्ट, ये देखो इंजेक्शन नीडल है, इस नीडल से ये देखो स्पर्म दिख रहा होगा आपको ब्लैक कलर का, डायरेक्ट स्पर्म जो है वो इसके अंदर, एग के अंदर डालते हैं। यानी कि ये एग है और नीडल की सहायता से, ये हमारे पास में नीडल आ गई, नीडल की सहायता से डायरेक्ट स्पर्म को जो है वो इसके अंदर डाल दिया। इसको हम बोलते हैं इक्सी, इसका होगा इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये करते हैं, इक्सी करते हैं। क्लियर हो गया। इसमें क्या होता है, जो स्पर्म पेनिट्रेट नहीं करता, डायरेक्ट स्पर्म को डाल देता। अब इससे ज्यादा तो क्या ही होगा, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस करते हैं, इसमें हमारे पास में इनफर्टिलिटी जो हो ठीक हो जाती है। और अगर मान के चलिए कि सब कुछ कोशिश कर ली, लेकिन उसके बावजूद भी वो मदर जो है वो बच्चे पैदा कंसीव कर ही नहीं सकते, तो फिर हम डोनर गैमेट लेते हैं। डोनर गैमेट इन द सेंस कि मेल तो ठीक है, मेल का स्पर्म तो ठीक है, लेकिन फीमेल में जो है वो एग ही नहीं पान पा रहे, तो फिर वो फीमेल एग लेती है। एग किससे लेती है, अपनी सिस्टर से ले सकती है, ठीक है, और किसी से ले सकती है, एग ले लेती है। या फिर कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो मेल तो है, ठीक है, और मेल जो मतलब एग तो सही तरीके से बन रहे, लेकिन स्पर्म जीरो है, स्पर्म नहीं बन रहे, तो फिर स्पर्म लिया जाता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये सारी चीजें विथ अप्रूवल ली जाती है। ऐसा नहीं है कि नहीं है तो हस्बैंड वाइफ को पता नहीं है आप ले गए, जी नहीं दोस्तों, पूरी जो है वो बाकायदा डॉक्यूमेंटेशन होता है, पूरा जो है वो उससे एफिडेविट लिया जाता है कि हाँ हम इसका जो है वो ले रहे हैं। और वो भी वही बताते हैं कि ठीक है, मेरा एक काम नहीं कर रहा है तो मेरी जो है वो बहन का ले लो, या मेरा स्पर्म काम नहीं कर रहा है तो मेरे जो है वो भाई का ले लो, जो भी है। तो गैमेट डोनर किया जाता है, या फिर सेरोगेसी। सेरोगेसी इन द सेंस कि चलो एग और स्पर्म तो ठीक है, लेकिन फीमेल जो है वो बच्चे को सही तरीके से कंसीव नहीं कर पाती है, तो फिर दूसरे लेडीज को हायर करती है, ताकि इसके अंदर, यूट्रस के अंदर वो हमारे पास में स्पर्म डाला जाता है, वहां पे ग्रो करता है। इसको हम कहते हैं सेरोगेसी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आ गई, जिसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड असिस्ट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। क्लियर है। आई होप अच्छे तरीके से जो है वो समझ में आ गया होगा। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती है, तो दोस्तों कॉम्प्लिकेशन तो एक ही है, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस। बहुत ज्यादा जो पेरेंट्स, ठीक है, या हम कहें जो कपल्स बच्चा कंसीव नहीं कर पाते हैं, उनमें बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन होता है, बहुत ज्यादा। इवन एक बच्चा होने के बाद अगर बच्चे पैदा नहीं हो तो इतनी दिक्कत नहीं आती है, लेकिन अगर शुरू में ही शादी के 10 साल तक भी बच्चा पैदा नहीं हो तो वो इतने स्ट्रेस में जीते हैं, उनको लगता है कि जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स भी यही है। और एक कहावत ही है कि एक माँ का जन्म तब नहीं होता जब वो पैदा होती है, एक माँ का पुनर्जन्म तब होता है जब वो बच्चा पैदा कर लेती है, ठीक है। नेक्स्ट, फाइनेंशियल बर्डन। ऑफ कोर्स ये जो आपको इक्सी, आपको आईवीएफ, ये जो मैं बता रहा हूं, ये कोई छोटे मोटे टेस्ट नहीं है कि 1000-2000 में जाके कर ले, इनमें लाखों चाहिए होते हैं, ठीक है। पैकेज सिस्टम होता है। चलो जो आईयूआई तो जो है फिर बिल्कुल लाख रुपए में हो जाता है, 60-70 हजार रुपए में भी हो जाता है, लेकिन जो आईवीएफ है या इक्सी है, ये तो करीबन 10-10, 15-15 लाख का पैकेज बनता है। तो फाइनेंशियल बर्डन आता है। एंड रिस्क ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी विथ फर्टिलिटी ड्रग्स, ठीक है। मल्टीपल प्रेगनेंसी ये तो होती है, ठीक है। आईयूआई करते हैं, या फिर हम कहते हैं कि दोस्तों आईवीएफ करते हैं या इक्सी करते हैं, उसमें जो हम डालते हैं, अब हम भी रिस्क नहीं लेते, डॉक्टर भी रिस्क नहीं लेता, वो क्या करता है 4-5 अंडे एक साथ डालता है, ठीक है। आईवीएफ में भी कम से कम 5 अंडे जो है वो फर्टिलाइज करके डालता है। 5 अंडों में क्या होता है, 1-2 तो डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना, अगर किसी लेडीज ने आईवीएफ करवाया है या इक्सी करवाई है, तो कम से कम, मिनिमम से मिनिमम बात करें तो 2 तो उसको होते हैं, अदरवाइज ट्रिपल भी होते हैं, टेट्रा भी होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मल्टीपल प्रेगनेंसी। बच्चे एक तो बहुत रेयर टू रेयर केस में होता है, मैं कहता हूं लाखों में कोई एक होता है, अदरवाइज 2 या 3 बच्चे तो होते ही होते हैं, ठीक है। तो ये मल्टीपल प्रेगनेंसी होता है फर्टिलिटी ड्रग्स की वजह से। फटाफट प्रिवेंशन की बात कर लेते हैं। तो प्रिवेंशन हमारे पास में एक ही चीज होता है, पहली चीज अर्ली ट्रीटमेंट एंड पेल्विक इन्फेक्शन। जो भी पेल्विक इन्फेक्शन है उसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ठीक कर लो। सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस यूज करनी चाहिए, हेल्दी लाइफ स्टाइल यूज करनी चाहिए, जिसमें हमारे पास में अल्कोहल, स्मोकिंग, ड्रग एब्यूज, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। एंड अवॉइड अननेसेसरी पेल्विक सर्जरी, ठीक है। अननेसेसरी कैसे बोला, अननेसेसरी इन द सेंस बहुत सारी फीमेल ऐसे होती है जो वेजाइना के लिए जो है वो टाइट के लिए जो है वो सर्जरी करवाती है, तो अवॉइड अननेसेसरी सर्जरी जो है वो नहीं करवानी चाहिए। क्लियर है। देन उसके बाद आ जाता है हमारे पास में नर्सिंग कंसिडरेशन। आज की क्लास का सबसे लास्ट स्लाइड आ गई। नर्सिंग कंसिडरेशन में हम क्या करते हैं, जो भी फीमेल
इनफर्टिलिटी से सफ़र कर रहा है या जो भी जो है वो हमारे पास में ट्रीटमेंट में सफ़र कर रहा है, तो प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट ऑफ बोथ पार्टनर्स, दोनों को जो है वो इमोशनल सपोर्ट देना है, मेल एज वेल एज फीमेल, दोनों को जो है वो इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है दोस्तों, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल सेंसेशन वाली जो है वो चीज़ है। नेक्स्ट, एजुकेट अबाउट ट्रीटमेंट ऑप्शन सक्सेस रेट, उनको जो है वो ट्रीटमेंट ऑप्शन कौन कौन से होते हैं उनके बारे में बताना है और सक्सेस रेट के बारे में बताना है। सक्सेस रेट भी ये नहीं होती, इतना सारा हमने ट्रीटमेंट कर लिया 100% फिर भी नहीं होता है कि इनफर्टिलिटी जो हो वो ठीक हो जाए, ये भी ध्यान रखना। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं दुनिया में जो ये सारे ट्रीटमेंट कर चुके हैं, उसके बाद भी इनफर्टिलिटी ठीक नहीं हो सकते, फिर वो बच्चा गोद ही लेते हैं। ठीक है, तो उनको सक्सेस रेट के बारे में भी जो हो बताना है। इवन जितना भी हमारे पास में IUI है, ICSI है, IVF है, जब करते हैं ना तब अच्छे तरीके से गायनोकोलॉजिस्ट बताता है कि 100% श्योरिटी नहीं है कि आप इतना पैसा लगा रहे हो, 10 लाख रुपए लगा रहे हो तो 100% मिल जाएगा। जी नहीं दोस्तों, 100% सक्सेस रेट कभी नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास में प्रमोट एडिनेंस और थेरेपी ठीक है, जो भी हमारे पास में थेरेपी है उसको प्रमोट एडिनेंस करना है। देन एनकरेज ओपन कम्युनिकेशन बिटवीन द पार्टनर्स, उनको एनकरेज करना है। क्यों? क्योंकि कई बार शाई की वजह से, शर्म की वजह से जो है वो बहुत सारी चीजें ऐसी छुपा ली जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि दिक्कत आती है। जैसे एक डॉक्टर जी मूवी अभी जस्ट लेटेस्ट आई थी अंशुमान खुराना की, उसमें दिया था कि हमें जो है बच्चा पैदा नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो बच्चा पैदा क्यों नहीं हो पा रहा उसका रीजन भी उस लेडीज ने बताया था। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो हमारे पास में कम्युनिकेशन होना चाहिए ताकि सारी चीज जो है वो अच्छी तरीके से बताई जा सके। ठीक है, नेक्स्ट आता मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी, उनकी जो भी चीजें हैं। ठीक है, मान लीजिए चलो IVF करवाया, वो भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है ना, ICSI करवाई, वो भी कॉन्फिडेंस, और सरोगेसी या फिर किसी से ओम ले रहे हैं, वो तो 100% कॉन्फिडेंटली होना चाहिए, क्योंकि फिर आपको पता है समाज में किस तरीके से जो है वो इज्जत रहती है। तो जो भी चीजें कर रहे हैं वो कॉन्फिडेंटली होना चाहिए। क्लियर है? तो दोस्तों इसी के साथ जो है वो आज की क्लास को हम यहीं पे जो है वो समाप्त करते हैं। क्लास जो है वो हमारे पास में लंबी जरूर हुई है, लेकिन मैंने कोशिश की है जल्दी जल्दी भी कंप्लीट करने की, और लंबी होने पर मैंने एक चीज आपको ये भी बताई थी कि क्लास लंबी हो सकती है लेकिन कोई भी चीज हम छोड़ी नहीं जाएगी। ऐसा नहीं है कोई चीज हम स्किप कर दें, चीजें पूरी पढ़ेंगे चाहे लंबी हो जाए क्लास। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास से अलविदा लेते हैं। क्लास कैसे लगी उसके बारे में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच, खम्मा गणी, राम राम सा।